everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. क्लास 10 सोशल साइंस की कहानी यहां से हम शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हमारे पास जो चैप्टर है वो है क्लास 10 सिविक्स का पावर शेयरिंग वाला चैप्टर। दिस इज द वीडियो, वन शॉट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। जी हां, एक वीडियो में हम पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से पूरी तरह से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। एंड आई कैन अश्योर यू, इस वीडियो को देखने के बाद में दैट्स इट, मतलब ये चैप्टर हमारा डन डनाडन वाली स्थिति में आएगा। तो स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। एजेंडा सिंपल सा है, क्लियर सा है कि आप क्लास 9 से क्लास 10th में आते हो। क्लास 10th में आते हो तो आपके सामने जो बुक आती है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, ठीक उसी तरह से बाहुबली 1 के बाद में बाहुबली पार्ट 2 जो होता है। तो अब यहां पर जो आप देखेंगे, यहां पर जो कहानी देखेंगे ना, तो क्लास 10th की सिविक्स की या फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की जो थीम है वो थोड़ी सी बदल जाती है। थीम कैसे बदल जाती है? तो थीम में आपको यह देखने को मिलता है कि जो आपने क्लास 9 की सिविक्स में पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे क्लास 9 की सिविक्स में? क्लास 9 की सिविक्स में आपने देखा था कि कॉन्सेप्ट्स कैसे थे, लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, तो पूरा प्रोसेस पर बेस्ड था वो। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 क्लास 9 की जो सिविक्स थी उसमें आपने प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि किस तरह से डेमोक्रेसी में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा? सारे प्रोसेस वाले पार्ट्स को, कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को, इंस्टीट्यूशंस को समझा कि वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये चीज थी क्लास 9 की। अब क्लास 10th में जब आप घुसते हो ना, तो बुक वही है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 नाम दे दिया है, लेकिन यहां जो पूरी की पूरी थीम रहने वाली है ना, वो कैसी रहने वाली? देखो, एक नमूना यहां पे आपके सामने, मतलब नमूना है ना, सैंपल, ठीक है। एक सैंपल आपके सामने यहां पे क्या है? पावर शेयरिंग, ठीक है, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हो आप कि यहां पे जो क्लास 10th की सिविक्स की बुक होने वाली ना, उसकी थीम कौन सी रहेगी? तो वो प्रोसेस ओरिएंटेड या फिर फैक्चुअल ज्यादा नहीं रहने वाली है। यहां पे आपको टॉपिक्स थोड़ा सा फिलोसॉफिकल मिलेंगे, और ये फिलोसॉफिकल इतने फिलोसॉफिकल मिलेंगे कि लास्ट में जाते जाते लास्ट के 2 चैप्टर्स में तो हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी सब कुछ पढ़ लेंगे जो अभी तक 9th और 10th में पढ़ा है। तो वेलकम टू दिस जर्नी फॉर क्लास 10th सोशल साइंस, स्पेसिफिकली क्लास 10th सिविक्स, जहां पर आप और नए नए एस्पेक्ट्स को पढ़ोगे, सीखोगे। और मुझ पर विश्वास रखो, थोड़ा सा आप जब क्लास 10 को पूरा सिविक्स पढ़ोगे ना, तो मैं आज यहां पे आपको आपके पहले लेक्चर में बोल रहा हूं, लेकिन आप जब लास्ट सिविक्स का लेक्चर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको पॉलिटिक्स की एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, मिलके साथ में मजेदार तरीके से तैयारी करेंगे। अगेन वेलकम टू दिस सेशन। तो देखो क्या है, अंडरस्टैंड द हेडिंग, चैप्टर है हमारा पावर शेयरिंग, फाइन। तो अब आपको मैं यहां पे वन शॉट में, देखिए आप सभी लोग मुझसे काफी समय से पढ़ रहे हैं, क्लियर है, तो आपको हर एस्पेक्ट पे अलग अलग तरह से मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। अब यहां पे जो रहेगा तो ऐसा है कि एक वीडियो लेक्चर में आपका पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, ठीक उसी तरह से मिलेगा जिस तरह से आप आज तक पढ़ते आए हैं। बस ये है कि वन गो में क्या बिंज वॉचिंग करना है, ठीक है। जैसे आप एक वेब सीरीज देखते हो, वेब सीरीज तो खैर बहुत ही ज्यादा बड़ी जाएगी, उतने बड़े चैप्टर नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन वन शॉट में क्या है, जब बैठ रहे हो ईमानदारी से एनसीईआरटी की बुक लेकर, ठीक है, रनिंग नोट्स के लिए एक पेपर पेंसिल लेकर बैठना अपने पास में, और एक बार में पूरा चैप्टर देख डालना है, एक बार में पूरा चैप्टर खत्म करना है, ब्रेक्स मत लेना, ठीक है, एक बार में कंप्लीट करने की से कोशिश करना। यहां जैसे अगर हम देखते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दी हेडिंग। हेडिंग क्या कह रही है? हेडिंग है या फिर चैप्टर का नाम क्या है? पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग से आपको क्या समझ में आ रहा है? मतलब कुछ शेयर हो रहा है, शेयर करने से क्या होती है? चीजें कम होती है। तो पावर शेयरिंग तो एक नेगेटिव कंसेप्ट हो गया, फिर हम इसे इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों पढ़ रहे हैं? पहले ही चैप्टर दे दिए क्लास 10th में। पावर शेयरिंग सिंपल सी चीज बताती है कि शेयर करने से तो क्या हो जाएगा? पावर कम हो जाएगी। तो डेमोक्रेसी में कम पावर का होना ये तो खराब है ना सर, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, इतना हाइप क्यों दे रहे हैं? देखो समझना, यहां पे कुछ चीजें शेयर करने से बढ़ती है, जैसे प्यार हो गया, ठीक है, जैसे क्या हो गया, काइंडनेस हो गई, वैसे क्या पावर भी शेयर करने से बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? तो वो चीज मैं आपको समझाता हूं। वो चीज ऐसे है कि आप जब पावर शेयर करते हो तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं अलग अलग, वो आपस में एक साथ मिलके चल पाते हैं। अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो रिलीजियस ग्रुप्स रह रहे हैं, सभी को जब आप पावर देते हो तो सभी को ऐसा लगेगा कि यार हम सब मिलके साथ में रह सकते हैं। अगर मान लो किसी एक रिलीजियस ग्रुप को आपने पावर दे दिया, दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स के पास पावर नहीं है, तो दे विल फील एलिनिएटेड, उन्हें ऐसा लगेगा कि यार हमारे साथ तो गलत हो रहा है, उसके चलते वो अलग भागेंगे अपने से। समझ में आया? तो यहां पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इस चीज को ध्यान में रख के पूरा चैप्टर पढ़ना। बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स में क्या आएगा? व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो बेल्जियम और श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन पढ़ेंगे। मैं आपको अभी
इनिशियली थोड़ा सा एक मोटा मोटी पिक्चर बता रहा हूं पूरी चैप्टर की, उसके बाद में हम फिर एक एक करके सारे टॉपिक में कूदते चलेंगे। तो यहां जैसे देखो बेल्जियम और श्रीलंका जो है, बेल्जियम और श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन पढ़ेंगे। अब क्या हो रहा है ना, कभी कभी आपको मैं समझाने के लिए जैसे कैसे एग्जांपल उठाता हूं, ठीक वैसे ही पावर शेयरिंग सही है या गलत है, वो ये ना आप बोल सकते हो कि सर शेयर करने से तो कम होती है चीजें, सही कैसे हो सकती है। तो अब यहां पे आपको दो कंट्रीज के एग्जांपल से चीजों को समझना होगा, ठीक है। तो पावर शेयरिंग को आप क्या करेंगे, दो कंट्रीज के एग्जांपल से समझोगे। एक बेल्जियम का केस लेंगे, एक श्रीलंका का केस लेंगे। बेल्जियम और श्रीलंका का केस लेंगे तो जैसे अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखते हो तो ये है हमारा यहाँ पे बेल्जियम, ठीक है। आप सब हमारा हमारा क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो वसुदेव कुटुंबकम, सारी दुनिया हमारी है, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में ये रहा आपका बेल्जियम, ठीक है, और ये रहा श्रीलंका। दोनों ही छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से देश हैं, प्यारे प्यारे से देश हैं। इनफैक्ट जैसे श्रीलंका है तो अब श्रीलंका कितना छोटा देश है कि इंडिया का मैप लेने जाओगे स्टेशनरी पे तो श्रीलंका का फ्री में दे देंगे, ले जाओ ये भी ले जाओ, ठीक है। तो उस तरह से क्या ये दो छोटे केस हैं, छोटे केस नहीं है, छोटे देश है। इन छोटे देश के केस में हम ये समझेंगे कि क्यों पावर शेयरिंग जरूरी। देखो एक कॉमन नोशन ये रहता है कि पावर शेयरिंग जो है, तो पावर शेयरिंग तो सर जहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी रहेगी, बड़े बड़े देश रहेंगे, वहां पावर शेयर करना पड़ती होगी। छोटे छोटे देश में क्या जरूरत है, लेकिन छोटे देशों में भी पावर शेयरिंग जो होती है इफेक्टिव होती है। वो इन दो केसेस की मदद से समझेंगे। तो बेल्जियम और श्रीलंका का क्या एथनिक कंपोजिशन है वो समझेंगे हम। फाइन, यहां पे देखेंगे श्रीलंका ने उसकी डाइवर्सिटी को कैसे अकोमोडेट किया नहीं किया, ठीक है। बेल्जियम में क्या केस रहा। तो कुल मिला के ये जो तीन टॉपिक है चैप्टर का मेजर पार्ट जो है, ठीक है, चैप्टर को अगर हम देखें तो चैप्टर का 60% पार्ट जो है वो बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी में बीतता है, लेकिन वो कहानी पूरे चैप्टर की एसेंस को, पावर शेयरिंग को समझा देती है। तो वो वाला एस्पेक्ट पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे, कंसीडर करेंगे। फिर आता है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये दो जो टॉपिक्स रहने वाले हैं ये आपके फिलोसॉफिकल एंड को समझाते हैं। मतलब कि स्टोरी से आपने एग्जांपल से चैप्टर का कह सकते हैं ब्रॉडली क्या कर लिया, एग्जांपल्स की मदद से आपने कॉन्सेप्ट को समझा कि पावर शेयरिंग है क्या। फिर उस कॉन्सेप्ट के फिलोसॉफिकल एंड पे जाओगे कि पावर शेयर करना क्यों जरूरी है। तो हमने इन दो एग्जांपल से जो सीखा है वो यहां पे बताया गया, मॉरल प्रूडेंशियल रीजन वो समझेंगे हम, ठीक है। फिर किस तरह से पावर शेयर की जाती है, तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम यहां पे पढ़ेंगे। समझ में आई कहानी। तो ये पूरा लेंथ और ब्रेड्थ रहने वाला है चैप्टर का। क्लियर हुआ। तो अब ये चैप्टर जो आप आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एक एक करके सारे टॉपिक्स में आपको समझाते चलता हूं। वो सारे के सारे टॉपिक्स का मतलब ये जो पूरी स्लाइड्स हैं, जो नोट्स हैं, ठीक है, और कब कौन सा सेशन आना है, इन सारी चीजों के लिए हमें आपस में जुड़ना होगा। कैसे, तो फेविकोल का डब्बा डाल दें एक बीच में, नहीं ऐसे जुड़ेंगे कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड करना, ठीक है, जहां पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। सारे फीचर्स के बारे में मैं सब्सिक्वेंटली लेक्चर्स में आपको बताते चलूंगा। बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, इन सभी फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज, ठीक है। तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना, वो पूछेंगे कहां से आया, तो बोलना दिगराज सर ने पहुंचाया, ठीक है। तो यूज द कोड दिगराज एंड एक्सप्लोर ऑल दीज फीचर्स। क्या है ये फीचर्स, तो जैसे मैंने आपको बताया क्या कि आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं PDF के फॉर्मेट में। तो कम्युनिटी सेक्शन होता है, जैसा YouTube का कम्युनिटी होता है वैसे अनअकैडमी ऐप का भी कम्युनिटी है, जहां पर आपको क्या मिलता है, PDF भी मिल जाता है। YouTube के कम्युनिटी पे हम PDF नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको PDF मिल जाएगा, तो वो PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे नोट्स जो हैं ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या कोई अपडेट रहता है तो वहीं पे मैं अपडेट भी कर देता हूं कि हाँ ये क्लास आने वाली इंपॉर्टेंट क्लास है नहीं है, ऐप पर स्पेशल क्लासेस वगैरह होती है। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से बहुत सारे फीचर्स होते हैं अनअकैडमी ऐप पर। जैसे क्या होता है कि अभी आप प्रिपेयर करेंगे, तो जब आप प्रिपेयर करेंगे अपने एग्जाम के लिए, क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए, तो कंटिन्यूस बेसिस पर एग्जाम्स होते रहते हैं। बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम होते हैं, बहुत सारे ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम होते हैं। तो जिन्हीं में एक जो कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो है इमर्ज। तो इमर्ज टेस्ट सीरीज रहती है जो कि एब्सोल्युटली फ्री रहती है। इसमें आपको क्या करना रहता है, बस DIGRA, ठीक है, DIGRAJ दिगराज, इस पासकोड के साथ में सारे सीरीज, सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। समझ में आया। चलो नोट्स वोट्स डाउनलोड कर लेना। अब आते हैं हम बेल्जियम पे। तो कहानी कहां से चालू होती है हमारी, बेल्जियम और श्रीलंका, दो कंट्रीज के बारे में बताया गया है। बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जांपल उठाते हैं। सबसे पहले बेल्जियम की बात करें। बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो बेल्जियम को पावर शेयरिंग के कंटेक्स्ट में ऐसे समझना है कि वहां का एथनिक कंपोजिशन की बात की गई है। मैंने आपको मैप पे बता ही दिया बेल्जियम किधर है, ये देखो। तो यहां पे जैसे आप जाएंगे, ये पूरा यूरोप है, इस यूरोप में आप जैसे देखेंगे तो ये रहा बेल्जियम यहाँ पे, ठीक है। बेल्जियम के आजू बाजू उसके पड़ोसी देश कौन से हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी का पता पूछते हैं तो उसका पता पूछने से ज्यादा जरूरी रहता है कि उसके पड़ोस में कौन रहता है ये बता दो। तो जैसे अगर आप यहां देखेंगे तो ये बेल्जियम है। तो बेल्जियम क्या है, इधर की तरफ बेल्जियम में फ्रांस है, ठीक है, यहां फ्रांस है। ऊपर चले जाओगे नीदरलैंड है, ठीक है, नीदरलैंड है। अब एक चीज मैं बताता हूं आपको, लॉजिक लगाओगे तो हर चीज आसान होती है। फ्रांस में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, फ्रेंच, ठीक है, ध्यान रखना फ्रेंच बोली जाती है। नीदरलैंड में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, डच,
तो डच बोली जाती है ऊपर, इतना ध्यान रखना बस अभी, ठीक है। इधर क्या है, इधर जैसे देखोगे तो जर्मनी है, ठीक है, इधर जर्मनी है। आप क्या देख रहे हैं, बेल्जियम का नक्शा देख रहे हैं, ये बेल्जियम है छोटा सा, हरियाणा बराबर है, ठीक है, हरियाणा की पॉपुलेशन जितनी उतनी पॉपुलेशन है यहाँ पे। छोटा सा आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक छोटा सा कंट्री देखने को मिलता है यूरोप में, बेल्जियम जो है। तो बेल्जियम की स्पेशलिटी क्या है, और आपने जैसे जाना होगा तो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह जो है, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह जो है, आइसक्रीम वगैरह जो है बेल्जियम में, बेल्जियम इज नोन फॉर इट, ठीक है। ये हो गया, इधर जर्मनी है, नीचे लग्जमबर्ग है, ठीक है, नीचे लग्जमबर्ग है यहाँ पे। तो ऐसे 4 देशों से घिरा हुआ है बेल्जियम, फाइन, ऐसे 4 देशों से घिरा हुआ है बेल्जियम। अब बेल्जियम की अगर हम बात करें, बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्या है, अभी आप लोगों के मन में सवाल आया होगा, सर ये एथनिक कंपोजिशन क्या होता है। एथनिक मतलब ये होता है कि वहां पे मतलब एथनिक मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कल्चर। डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कल्चर क्या होता है वो समझाता हूं। तो मान लीजिए क्या हो रहा है कि एक कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी, या फिर मान लो एक मेला लगा है, एक मेले में क्या है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। अब बहुत सारे लोग ये जो खड़े हुए हैं, तो ये सभी लोग क्या करते हैं, ये सभी लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं, लेकिन अब उनमें क्या होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि यार हम 3 तो क्या है एक गांव के हैं, ये 4 जो है ये एक गांव के हैं। तो अब क्या हो गया कि इनके बीच में एक शेयर्ड कल्चर आ गया, एक शेयर्ड बॉन्ड आ गया। वो क्या आ गया, वो एक शेयर्ड बॉन्ड क्या आ गया कि हम एक गांव के हैं, तुम 2 गांव के हो, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है, जब आप शेयर्ड कल्चर को, मतलब आप किसी भी कल्चर को, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी थ्रेड को जब आप शेयर करते हो ना, तो आप वननेस की फीलिंग में बंध जाते हो, ठीक है। ये एक एग्जांपल था। अब इसका एथनिसिटी से कुछ लेना देना नहीं था, अब एथनिसिटी सब मैं जोड़ता हूं। तो एथनिसिटी का मतलब क्या होता है, एथनिसिटी रेफर्स टू अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर। अब फॉर एग्जांपल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आप एक क्लास में 50 बच्चे हैं, लेकिन अगर आपकी कास्ट और किसी और की कास्ट, व्हाट आई थिंक कि आज के समय में, आज के टाइम पीरियड में आपके लिए उतनी मायने रखती होगी चीजें, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपकी कास्ट का इंसान जो है, तो आप उसके साथ क्या करोगे, ज्यादा एसोसिएटेड फील करोगे, यार हम दोनों की कास्ट एक है। फॉर एग्जांपल रिलीजन के केस में कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है कि एक रिलीजन के लोग जो है तो एक साथ एक ग्रुप बना के रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैसे नस्ल कहा जाता है ना कभी कभी, तो क्या है एथनिक ग्रुप, मतलब क्या है कि शेयर्ड कल्चर, वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकता है, रिलीजन के बेसिस पे हो सकता है, कास्ट के बेसिस पे हो सकता है, रीजन के बेसिस पे हो सकता है कि यार हम सब क्या है, हम सब एक क्षेत्र से आते हैं, हम सब क्या है, फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं ना, हम सब तमिलनाडु वाले हैं, साउथ इंडियंस हैं, वो नॉर्थ इंडियंस है, तो इस तरह से डिवीजन बना लिया जाता है, ठीक है, डिवीजन इस तरह से बना लिया जाता है। तो वैसे ही क्या है, वो एथनिसिटी होती है इंसान की, फाइन, वो एथनिसिटी होती है। तो जैसे अगर आप यहां देखोगे एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम का क्या था, बेल्जियम में किस तरह का डिवीजन था ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कल्चर, तो वहां लैंग्वेज के बेसिस पर क्या था, कंट्री डिवाइडेड थी। अब लैंग्वेज कौन कौन सी थी, तो मैंने बताया कहां कहां बॉर्डर शेयर हो रही है। आप देख रहे हैं नीदरलैंड, डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग होंगे। आपने देखा फ्रांस के साथ बॉर्डर शेयर हो रही है, तो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग होंगे। आपने देखा जर्मनी के साथ बॉर्डर शेयर हो रही है, तो जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले होंगे। और लग्जमबर्ग है, तो लग्जमबर्ग में भी कोई ना कोई भाषा तो बोली जाती होगी। तो ये मिक्स जो था, खिचड़ी लग्जमबर्ग में मिल जाएगी। बेसिकली तीन मेजर में से भी 2 मेजर और एक माइनर लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप है यहाँ पे। किस तरह का कंपोजिशन है, देखो कंपोजिशन सिंपल सा है कि 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। अब फ्लेमिश रीजन कौन सा है, पीला वाला या लाल वाला, ठीक है। अब लॉजिक लगाओगे तो डच लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो नीदरलैंड से जुड़ा हुआ जो रीजन रहेगा, ऊपर नीदरलैंड है, ठीक है, ऊपर नीदरलैंड है, तो नीदरलैंड से जुड़ा हुआ जो रीजन है वो क्या है, वो वहां पे फ्लेमिश, उसे फ्लेमिश रीजन कहा जाएगा, वहां पे डच लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। अनदर 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। नीचे वाला ये जो रीजन है, ये कौन सा है, ये वेलोन रीजन या फिर वेलोनिया रीजन हो गया। वेलोनिया रीजन, और यहां पे कौन सी भाषा बोली जाती है लोगों के द्वारा, यहां जो भाषा बोली जाती है वो है फ्रेंच, क्योंकि नीचे यहां पे आपको फ्रांस देखने को मिल जाएगा, तो फ्रांस के साथ बॉर्डर लगी हुई है, ठीक है। साथ ही साथ रिमेनिंग 1%, अब जरा गणित लगाओ थोड़ा सा, 59 और 40 कितना हो गया, 99 का फेर बड़ा खराब होता है बाबू भैया। तो यहां पे क्या होता है, 1% और कंप्लीट करते हैं, तो रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन। क्यों, क्योंकि वो जर्मनी के साथ जुड़े हुए हैं ये। तो रिमेनिंग 1% जो ये इधर की तरफ बैठे हैं, इधर जर्मनी है, तो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, उन्हें बेचारों को गिनती में नहीं लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी है तो है, फाइन। अब अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये एथनिक कंपोजिशन हो गया। एंड लेट मी टेल यू ओवर हियर ओनली, क्या हो रहा है कि ये चैप्टर बहुत कसा हुआ चैप्टर है। कसा हुआ कैसे है कि बहुत बंधा हुआ चैप्टर है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। 5 गिनती के 5 क्वेश्चंस में पूरा चैप्टर समाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा एक्सप्लेन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, तो आपने लिख दिया बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन कैसा है। बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन ऐसा है कि 59% पॉपुलेशन डच बोलती है, ठीक है। कहां रहती है, फ्लेमिश रीजन में। 40% पॉपुलेशन क्या है, वेलोनिया रीजन में रहती है, क्या बोलती है, कौन सी लैंग्वेज बोलती है, मतलब तो वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है। रिमेनिंग 1% जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। ये कंट्री का एथनिक कंपोजिशन बता दिया। साथ ही एक सोने पे सुहागा पॉइंटर क्या देके जाएंगे कि जो कंट्री की कैपिटल है ना, कैपिटल मतलब क्या होता है,
जैसे दिल्ली क्या है, भारत की, इंडिया की कैपिटल है, ठीक है, वैसे ही क्या है बेल्जियम जो है, तो बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी है उस कैपिटल सिटी का नाम ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पूछ लिया आपसे अगर तो कौन सी कैपिटल सिटी है? द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स, ठीक है, कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स। ब्रसेल्स का एथनिक कंपोजिशन कैसा है कि 80% पीपल स्पीक फ्रेंच while 20% आर डच स्पीकिंग, ठीक है, तो 80% पॉपुलेशन क्या बोलती है? फ्रेंच बोलती है, और 20% पॉपुलेशन जो है वो क्या बोलती है? डच बोलती है। समझ में आई मेरी बात? तो 80% और 20% इस तरह से क्या है, ये आपको एथनिक कंपोजिशन देखने को मिल गया। क्लियर हुआ? अब यहां पे अलग चीज क्या ऑब्जर्व करी आपने, अलग चीज ऑब्जर्व करने वाली है यहां पे कि क्या हो रहा है कि जो कंट्री में मेजोरिटी में है, कंट्री में मेजोरिटी में कौन है? कंट्री में मेजोरिटी में डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, फ्लेमिश रीजन वाली डच स्पीकिंग पॉपुलेशन कंट्री में मेजोरिटी में है। लेकिन वही बात जब कैपिटल सिटी की होती है तो कैपिटल सिटी में कहानी अलग हो जाती है। कैसे अलग हो जाती है कि कैपिटल सिटी में 80% पॉपुलेशन जो है, 80% पॉपुलेशन कौन सी लैंग्वेज बोलती है? 80% पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकिंग है, जो कि कंट्री में माइनॉरिटी में, कंट्री में मात्र 40% है, लेकिन कैपिटल सिटी में फ्रेंच स्पीकिंग मेजोरिटी में है, ठीक है, और जो डच स्पीकिंग है जो कंट्री में मेजोरिटी में है वो कैपिटल सिटी में क्या है? माइनॉरिटी में है। आ गया समझ में? ये कुछ बच्चों को शायद समझ नहीं आता है। क्लियर हुआ ना ये? तो यहां पे डच और फ्रेंच और कंट्री और कैपिटल सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। ये एथनिक कंपोजिशन हो गया, ये आपका एक क्वेश्चन पक्का हो गया। 3 नंबर 5 नंबर किसी भी तरह से पूछ लिया जाए, माथा देखो तिलक करो, ठीक है, जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से उतने पॉइंट्स में आपको लिखना है। यू हैव द आइडिया। 5 नंबर में पूछ लिया तो थोड़ी इर्द गिर्द की बात कर लेना, बता देना कि एक छोटा सा हरियाणा की पॉपुलेशन के बराबर का देश है जो 4 देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, यूरोप का एक कंट्री है। इंट्रो दे दिया और ये 4 पॉइंट्स आपके सामने हैं। यू आर देयर ऑन द क्वेश्चन, ठीक है, आपको क्वेश्चन बन रहा है, मुस्कुरा दो एक बार ऐसे ही। हाँ, तो इस तरह से हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब अगर हम देखें तो ये जो हमने गुलदस्ता देखा कहां का? बेल्जियम का। इस बेल्जियम के इस बुके में आपने क्या देखा? रंग बिरंगे अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग हैं, मतलब जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तीसरा इधर, ठीक है, फ्रेंच है, जर्मन है, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो क्या है? डाइवर्सिटी है। अब क्या होता है ना, डाइवर्सिटी के साथ में एक समस्या है। डाइवर्सिटी जब तक क्या कह रही है कि हार्मोनियस वे में आपने संभाल के रखिए कि हाँ सारे लोग प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे की भाषा में, कोई उधर से डच बोलता है, इधर फ्रेंच में बात कर लेते हैं, लेकिन समझ जाते हैं, ठीक है, जब तक प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही डाइवर्सिटी में अगर टेंशंस डेवलप हो जाते हैं तो वो कंट्री में कंफ्लिक्ट भी क्रिएट कर सकती है, ठीक है। एंड हियर इज द वेरी फेमस स्टेटमेंट, क्या? देखिए, आई फर्मली बिलीव इन दिस स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट? It is not our differences that divides us, it's our inability to celebrate those differences that divides us, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस डिवाइड नहीं कर देंगे, लेकिन अगर वो डिफरेंसेस को सेलिब्रेट नहीं कर पाए, उसे टेंशन की तरह ले लिया तो टेंशन हो जाएगी। फाइन, और यही चीज है, व्हाट आर द रीजंस फॉर टेंशन? तो आप जैसे अगर आप देखेंगे बेल्जियम की कहानी में तो दी माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है ना, जो कंट्री में माइनॉरिटी में मात्र 40% जिसकी जनसंख्या है, तो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, ठीक है। तो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रिलेटिवली रिच और पावरफुल है, ठीक है। इनके पास क्या है? पैसा ज्यादा है, जनसंख्या में जरूर कम होंगे लेकिन ये पैसा ज्यादा रखते हैं अपने पास में। तो अब ये क्या है, इनके पास जब पैसा ज्यादा है तो डच को फाइनेंशियली दबाने की कोशिश करते होंगे ये, लेकिन डच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो ये बोलते हो कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है, आगे समझ में, हमारी जनसंख्या ज्यादा है, तो दिस वाज represented by Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later, ठीक है। तो जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी, उन्हें ऐसा लगता था कि इनके पास में क्या है, मतलब इकोनॉमिकली इतने पावरफुल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें तो बाद में मौका मिला। अब वो हमें तो बाद में मौका मिला करके इस तरह से नखरे क्यों दिखाने लगे? क्योंकि उनके पास न्यूमेरिक स्ट्रेंथ थी, क्योंकि उनके पास क्या थी? मेजोरिटी थी। तो उस मेजोरिटी के चलते उन्हें ऐसा लगता था कि नहीं, माइनॉरिटी हमसे आगे कैसे निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरह की सोच, इस तरह का कह सकते हैं अरेंजमेंट जो था, इस तरह का एथनिक कंपोजिशन था ना, तो दैट कैन बिकेम अ रीजन फॉर कंफ्लिक्ट, ठीक है, एक रीजन फॉर टेंशन बन सकता था, ठीक है। फिर क्या होता है, द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स। और वहीं अब कैपिटल सिटी की बात करो तो कैपिटल सिटी में और उल्टा हो गया था खेल, तो वहां पे और समस्या थी। मतलब कंट्री में क्या होता था, कंट्री में जिस तरह से फ्रेंच को दबाने की कोशिश की जाती थी, तो आप क्या देखेंगे कि ब्रसेल्स जो कैपिटल सिटी, वहां पे खेल पलट हो गया था, क्योंकि वहां फ्रेंच जो कंट्री में माइनॉरिटी में थे वो कैपिटल सिटी में मेजोरिटी में थे। तो इसके चलते क्या होता है, Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country, but a minority in the capital. तो इसी के चलते अब ऐसा नहीं कोई लड़ने बैठ जाते थे या फिर बहुत ज्यादा क्या है वहां पे सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन थी। ये बस क्या बताया गया, एक सिनेरियो बताया गया कि लोगों को ये लगता था, ठीक है, वर्ल्ड लीडर्स को ये लगता था, बाहर से देखने वाले को लगता था कि यार
पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी कब कंफ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाए, कब कौन किस तरह से भिड़ पड़े, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। टेंस्ड सिचुएशन थी, टेंस्ड सिचुएशन, जैसे आपने देखा होगा ना, अधिकतर क्या होता है, अधिकतर इंडिया में भी आपने देखा होगा कि जहां पे क्या है, दो अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स के आपस में बनती नहीं है, तो सरकार हमेशा चौकन्ना रहती है, वहां पुलिस वाले राउंड ही लगाते रहते हैं, कब लड़ा बैठे क्या भरोसा, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, टेंस्ड सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि आपने कंपोजिशन देखा तो कंपोजिशन में क्या थी, डाइवर्सिटी थी। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पावर शेयरिंग पढ़ रहे थे ना अपन, कहां है पावर शेयरिंग, आएगा अभी आपको, कहानी समझ में आ गई, मेन ऑब्जेक्टिव था कहानी समझाना। तो क्वेश्चन क्या बनेगा बाबू, क्वेश्चन यही बनेगा आपका कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम क्या है, वो आपने समझा दिया, और ये डाइवर्स एथनिक कंपोजिशन के चलते क्या था, दिस डाइवर्स एथनिक कंपोजिशन कैन बिकम अ रीजन फॉर टेंशन। क्लियर है? अब आ जाओ दूसरी कंट्री पे, हमारे पास में ही है, कहां पे, वही मैंने आपको बताया कि इंडिया का मैप लेने जाओगे श्रीलंका का फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, वर्ल्ड कप मैच जब चल रहा था, तो वर्ल्ड कप 2011 में ही शायद इंडिया श्रीलंका का आमना सामना हुआ था ना, जब हम जीते थे, ट्रॉफी घर लेके आए थे, तो मतलब घर में ही हो रहा था, घर लेके नहीं आए थे, घर की ट्रॉफी घर में ही हमने रख ली थी, लेकिन हम जीते थे, श्रीलंका को हराया था। तब उस तरह के मीम्स चलते थे, क्या 2011 की बात बता रहा हूं आपको, कि इंडिया का मैप लेने जाओ, श्रीलंका का फ्री में मिलता है, तो हम तो जरूर जीत ही जाएंगे, छोटा सा देश है, ठीक। चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहां आपको क्या देखने को मिलता है कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका की अगर हम बात करें, तो जिस तरह से आपने देखा कि शेयर्ड कल्चर के बेसिस पे बेल्जियम में फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, ठीक उसी तरह से श्रीलंका में भी क्या है, रंग बिरंगी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। रंग बिरंगी ऐसे नहीं पेंट लगा के घूम रहे, रंग बिरंगी इन द सेंस अलग अलग एथनिक ग्रुप। यहां पे भी आपको लैंग्वेज के बेसिस पे ही कंट्री में आपको क्या देखने को मिलेंगे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। लिंग्विस्टिक बेसिस मतलब क्या होता है, लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप्स। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पर यहां पर भी आपको अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स। ध्यान रखना, वहां आपने 3 सोशल ग्रुप देखे थे, यहां आपको 2 सोशल ग्रुप्स देखना है। कौन कौन से? सिन्हाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स। तो यहां पे सिन्हाला और तमिल स्पीकर्स 2 मेजर पॉपुलेशन थी, या फिर 2 मेजर लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप्स थे। क्लियर हुआ? तो अब जैसे अगर आप देखेंगे, सिन्हाला मेजोरिटी में थे, और यहां जो मेजोरिटी है, यहां जो बहुमत है वो प्रचंड बहुमत है। मतलब यहां देखो ना, वहां तो क्या फिर भी 60-40 का रेशियो था, तो 60-40 में ऐसा है कि हाँ थोड़ा सा दोनों एक दूसरे से डरते थे, लेकिन यहां आप देखोगे तो 74% पॉपुलेशन जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, और मात्र 18% पॉपुलेशन जो है वो तमिल स्पीकर्स है। एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, ध्यान रहेगा, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका जो है तो इस तरह से होगा। अब अगर आप यही एथनिक कंपोजिशन को आप जैसे एरिया वाइज देखोगे, वहां फ्लेमिश और वेलोनिया रीजन था ना, वैसे यहां देखोगे ना, तो यहां सिंपल सा बताया गया है। क्या सिंपल सा बताया गया है कि कंट्री का जो पूरा सेंट्रल पार्ट है, मेजर सेंट्रल पार्ट जो है, तो यहां आपको क्या देखने को मिलता है, यहां आपको मेजर सेंट्रल पार्ट जो है, सदर्न पार्ट जो है, यहां आपको ये देखने को मिलता है कि यहां सिन्हाला स्पीकर जो उन्होंने कंट्री पे पूरा क्या है, मेजर डोमिनेंस देखने को मिल जाएगा आपका, ठीक है। फिर अगर आप बात करते हैं किसकी, तमिल्स की, तो तमिल्स आर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन दिस नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट। मतलब ये वाला जो नॉर्थ वाला पार्ट है, और ये जो वाला ईस्ट वाला पार्ट है, इधर इधर, ठीक है। तो ये नॉर्थ और ईस्ट वाला पार्ट जो है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको तमिल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कंट्री में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगली चीज क्या आती है कि तमिल्स जो है ना, तमिल्स में भी 2 सब क्लासिफिकेशन है। सुनो, कहानी की तरह समझते चलना, कहानी की तरह समझते चलोगे, रटना नहीं पड़ेगा, सारी चीजें आपको क्या हो जाएगी, विजुअलाइज होने लगेगी कि तमिल स्पीकिंग जो है, मतलब तमिल भाषा बोल रहे हैं। सर तमिल भाषा तो हमारे यहां भी बोलते हैं, तो हमारे कंट्री से तो लगा हुआ है, देखो लॉजिक लगाओ, हमारी कंट्री से लगा हुआ है ना, इधर जैसे इंडिया है तो इंडिया का ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु के इधर आप देखेंगे तो सदर्न साइड में ही है। तो अब क्या हो रहा है कि तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन कहां है, नदर्न पार्ट में मिलेगी, जिधर तमिलनाडु उधर, ठीक है। तो वो हो गया, और उसके बाद में क्या है, ईस्टर्न पार्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब तमिल स्पीकिंग ग्रुप जो है ना, तो उसमें भी 2 क्लासिफिकेशन है। कैसे? अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। एक कौन है, श्रीलंकन तमिल्स, और दूसरे कौन है, इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स क्या है, इंडियन तमिल्स क्या है, क्वेश्चन बन जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो बनते हैं। ब्रॉड क्वेश्चन तो मैं आपको बताते चल रहा हूं, ब्रॉड क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट आर द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, ठीक है। व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका? तो एथनिक कंपोजिशन ऐसा है कि सिन्हाला स्पीकिंग ग्रुप है वहां पे, और तमिल स्पीकर्स है। सिन्हाला प्रचंड बहुमत में है, और तमिल स्पीकर जो है 18% कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। अभी आप कुछ लोग गणित लगाने होंगे, लगे होंगे, अभी आगे समझाता हूं सारी चीजें मैं आपको, ठीक है। ये हो गया, तो ये 2 मेजर स्पीकिंग लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप है। इसके अलावा भी चुटपुट लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। ट्राइबल लैंग्वेजेस हो सकती है, अब इंग्लिश भी वहां बोली जाती है। पता है लिटरेसी रेट जो है कहां का, श्रीलंका का इंडिया से ज्यादा है। क्लियर हो रहा है? तो उन सारी चीजों पर भी डिस्कस करेंगे हम। तो यहां पर जैसे आप देखोगे, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, तो जिनकी पॉपुलेशन क्या है, 13% है। तो ये जो 18% आपको देखने को मिल रहा है ना, इस 18 का सब क्लासिफिकेशन कैसा होगा, इस 18 का सब क्लासिफिकेशन ऐसा होगा कि इस 18 में 13% जो है, 13% कौन है, श्रीलंकन तमिल्स हैं, ठीक है। श्रीलंकन तमिल्स मतलब
कि वो तमिल नेटिव जो श्रीलंका के ही हैं, जो हमेशा से श्रीलंका में रहे हैं, जो बहुत पहले कभी इंडिया से गए होंगे, ठीक है, बहुत पहले मतलब क्या 13 सेंचुरी में गए थे। अल्टीमेटली तमिल लैंग्वेज वहां पहुंची कैसे, तो वो इंडिया से ही गए थे, लेकिन वो वहीं के नेटिव हो गए, ठीक है। जो वहीं के नेटिव हो गए तो वो कितने परसेंट है, वो 13% है। अब 18 में से 13 चले गए, कितना बचा, जोड़ लो, ठीक है, तो कितना बचा, 5, ठीक है। तो अब यहां पे जो 5% है, 5% पॉपुलेशन किसकी है, इंडियन तमिल्स की है। अब ये इंडियन तमिल्स कौन है, तो ये इंडियन लगा है, मतलब क्या है, हम इंडिया वाले, ठीक है। तो ये इंडिया से गए हैं, इंडिया से गए हैं और तमिल भाषा बोलते हैं। तो इंडिया से क्यों गए, टूरिस्ट नहीं, टूरिस्ट नहीं है, क्या होता है यहाँ पे, द रेस्ट हुज फोरफादर्स came from India as plantation workers during the colonial period are called Indian Tamils। अब क्या होता है कि कुछ इंडियंस जो थे, कुछ इंडियंस को क्या है, ब्रिटिशर्स इंडिया से पकड़ पकड़ के कहां ले गए, तमिलनाडु पास का स्टेट है, तो तमिलनाडु से क्या है, कुछ इंडियंस को ब्रिटिशर्स पकड़ पकड़ के कहां ले गए, श्रीलंका में, घुमाने नहीं, वहां पे उन्हें काम करवाने के लिए ले गए थे। अब क्या हो रहा है, लॉजिक लगा, ज्योग्राफी में फिर सारी चीजें पढ़ना है आपको, कुछ भी चीज आप बिना लॉजिक के नहीं पढ़ोगे, बिना लॉजिक के पढ़ोगे तो आई कैन गारंटी यू कि भूल जाओगे, ठीक है, और लॉजिक के साथ पढ़ोगे तो आई कैन गारंटी यू कि जीवन भर याद रहेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि श्रीलंका जो है ना, तो श्रीलंका क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री मतलब क्या है कि जैसे आप नीचे नीचे जाओगे तो यहाँ पे 8 डिग्री है, और नीचे जाओगे तो श्रीलंका में क्या 6-2 डिग्री के आसपास आ जाओगे आप, तो ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री में क्या होता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है। तो श्रीलंका में आप क्या देखोगे, टी प्लांटेशन वगैरह को परफॉर्म किया जाता था। अब प्लांटेशन वर्कर पे वो ब्रिटिशर्स खुद ऐसे गमछा वमछा बांध के थोड़ी ना खेती करने लग जाएंगे, वो क्या करते थे, इंडिया से लेबर्स को ले जाते थे। तो जो इंडिया से वो लेबर्स को ले गए थे, ठीक है, तो हुज फोरफादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में, उन्हें क्या कहा गया, उन्हें इंडियन तमिल्स कहा गया। तो इस तरह से आपको कहानी समझ में आना चाहिए कि इंडियन तमिल्स कौन है, ठीक है, इंडियन तमिल्स के बाद में श्रीलंकन तमिल्स कौन है, और ये एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका के कंटेक्स्ट में कैसे समझाया गया। तो अगेन रिपीट विद मी, क्या कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका की अगर बात की जाए तो एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका कैसा है कि कुछ सिन्हाला स्पीकर्स थे, कुछ तमिल स्पीकर्स थे। सिन्हाला स्पीकर्स जो थे तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें सिन्हाला जो तमिल स्पीकर्स थे तो उनकी पॉपुलेशन 18% थी। उसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि श्रीलंकन तमिल्स हैं, जो नेटिव तमिल्स हैं वहां के, ठीक है, नेटिव्स हैं श्रीलंका के, और दूसरे इंडियन तमिल्स हैं 5%, जो जिनके फोरफादर प्लांटेशन वर्कर्स की तरह श्रीलंका में आए थे। इज दैट क्लियर? यहां तक अगर चीज समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं किस पे, रिलीजियस कंपोजिशन पे। रिलीजियस कंपोजिशन से क्या समझ में आता है, और यहां पे मैं आपका वो भी समाधान दे दूंगा जो आपके मन में बहुत दिनों से कौंध रहा होगा ना, ये कि ये क्या चीज है सर, ये समझ नहीं आया। बताते हैं क्या। तो देखो, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन या फिर पीपल आर बुद्धिस्ट, while most of the Tamils are Hindus और Muslims। देखो यहाँ पे एथनिसिटी कैसे डिफाइन हो रही है, तो एथनिकली ऑन दी लाइन ऑफ कह सकते हैं ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, एथनिकली ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका इज डिवाइडेड इनटू सिन्हालास एंड तमिल्स। फाइन, तो लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप के हिसाब से डिवाइड कर दिया, और उसके ऊपर क्या है, यहाँ पे डबल आपको डिवीजन देखने को मिल जाएगा कि जो जितने भी सिन्हाला स्पीकर्स है ना, वो अपने आप को और क्लोजली एसोसिएटेड पाते हैं क्योंकि वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, साथ ही साथ वो किस धर्म को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म को, ठीक है, साथ ही साथ वो क्या है, बुद्धिस्ट है। तो ये क्या हो गया, आपको एक पॉइंट समझ में आया कि वो बुद्धिस्ट है। दूसरा जिसे देखोगे तो वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स, तो तमिल स्पीकिंग जो ग्रुप है वो क्या है, या तो तमिल स्पीकिंग ग्रुप क्या है, या तो वो हिंदू है या मुस्लिम है। तो इस तरह से आपको डबल डिवीजन देखने को मिल रहा है, ठीक है। शेयर्ड कल्चर के बेसिस पर डिवीजन एथनिसिटी होती है, तो यहाँ पे एथनिसिटी ओवरलैप होते देखने को मिल रही है आपको। अब एक नंबर और बताया गया, और यही नंबर क्या कर देता है, बच्चों का दिमाग खराब कर देता है, क्या कि देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल्स एंड सिन्हालास। क्या कंफ्यूजन इसमें वो क्लियर करता हूं। 7% जो है, तो 7% को क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे क्रिश्चियंस कहा जा रहा है। जो 7% क्रिश्चियंस है हु आर बोथ तमिल्स एंड सिन्हालास। तो ये देखो, यहां पे आपको रिलीजियस कंपोजिशन बताया जा रहा है कंट्री का, ठीक है। लिंग्विस्टिक बेसिस पे मैं आपको अगर बताऊं तो लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे आपको क्या देखने को मिलता है, 74%, ठीक है, 74% क्या है, सिन्हाला स्पीकर्स हैं, ठीक। उसके बाद में 18% जो है वो कौन से स्पीकर्स हैं, 18% आपके तमिल स्पीकर्स हैं। अब क्या है, अब आप क्या करते हो, आप ये 7% को यहां जोड़ देते हो, 7% को यहां जोड़ देते हो और फिर हिसाब किताब लगाते हो, जो कह सकते हैं ना, जो मैथ्स लवर है तो मैथ्स लवर कुछ इस तरह से हिसाब किताब लगाते हैं क्या कि 74 हो गया, 18 हो गया, 7 हो गया, और ये 74, 18 और ये सब कुछ मिला के तो कितना हो रहा है, ये सब कुछ मिला के तो 7% ही हो रहा है, और ये सब कुछ मिला के तो 99% ही हो रहा है ना, 99 ही होता है ना। तो यहां पे आपको लगता होगा सर ये 1% कहां घूम गए, ठीक है, खोज जारी की जाए 1% पॉपुलेशन के लिए। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको 7% यहां नहीं जोड़ना होता है। क्यों नहीं जोड़ना होता 7% यहां, उसके पीछे का कारण समझो। लैंग्वेज के बेसिस पे कंट्री का पॉपुलेशन ऐसा बताया गया है क्या कि ये कितना हो गया, 292, ठीक है, 92 हो गया।
अभी 92 के अलावा 8% पॉपुलेशन जो है तो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाली है, ठीक है। और उस तरह से क्या होता है, उस तरह से फिगर 100 होता है, उस तरह से फिगर 100 होता है। तो यहां पे वो 7% नहीं जोड़ना, ये 7% जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, वो रिलीजन बता रहे हैं कि क्रिश्चियंस। तो कैसे कि अगर आप रिलीजियस लाइंस पे जाओगे तो रिलीजियस लाइंस पे क्या हो रहा है कि बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट 74% हो गए, 7% क्रिश्चियंस हो गए, ठीक है। अब ये 7% क्रिश्चियंस है ना, तो क्रिश्चियंस क्या है, दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल्स भी बोलते हैं, सिन्हाला भी बोलते हैं। तो ये लैंग्वेज के बेसिस पे 7% दिया गया है, ठीक है। ये 7% रिलीजन के बेसिस पे दिया गया होगा, ठीक है, दिया गया है, और लैंग्वेज के बेसिस पे अलग नंबर्स दिए गए। तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, साफ साफ लिखा है कि 7% आर क्रिश्चियंस, फाइन। और क्रिश्चियंस जो है तो क्रिश्चियंस तमिल और सिन्हाला दोनों बोलते हैं, ठीक है। तमिल स्पीकर्स हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और क्रिश्चियन भी है। तो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो हैं अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते हैं, ऐसे समझना है। समझ में आया? अब आपको सिचुएशन को एनालाइज करना है। आपने ये जो आपका ब्रॉड टॉपिक है बेल्जियम और श्रीलंका, बेल्जियम का भी केस देखा, श्रीलंका का भी केस देखा। बेल्जियम के केस में आपको समझ में आया कि कौन कौन किस तरह से एथनिक डाइवर्सिटी है, श्रीलंका के केस में भी समझ में आया कैसे एथनिक डाइवर्सिटी है। क्वेश्चन एक बनेगा आपको यहाँ पे, जैसे 5 नंबर में एक बड़ा क्वेश्चन क्या बन सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो आप पूरी कहानी लिख देना जो मैंने आपको बताई, क्या कि यहाँ पे सिन्हाला स्पीकर से, यहाँ पे तमिल स्पीकर से, तमिल स्पीकर 2 सब कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, रिलीजियस कंपोजिशन कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो ये आपने पूरा का पूरा एथनिक कंपोजिशन लिख दिया, किसका, श्रीलंका का। जैसे आपने बेल्जियम का सीखा वैसे श्रीलंका का भी एथनिक कंपोजिशन सीख लिया। अब यहाँ पे पार्ट आता है एनालाइज करने वाला, एंड आई एम मच मोर इंटरेस्टेड इन दिस। क्या है, अगर सिचुएशन को एनालाइज करो आप दोनों ही देशों में सिचुएशन कैसी है, विस्फोटक है। कैसी विस्फोटक है कि आपने बेल्जियम में भी देखा कि वो क्या है, पॉसिबिलिटी है कि मेजोरिटी डोमिनेट कर जाए, मेजोरिटी अपने हक को स्टैब्लिश करने के लिए क्या कर जाए, डोमिनेट कर जाए, ये पॉसिबिलिटी है पूरी, ठीक है। वहीं पे क्या है, वहीं पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि श्रीलंका के केस में तो ये सिचुएशन और अगली दिखती है। क्यों? क्योंकि यहां पे न्यूमेरिक स्ट्रेंथ जो है सिन्हालास के, मैंने बताया ना, वो तो प्रचंड बहुमत में है, तो उसके चलते तो वो और ज्यादा एग्रेसिवली डोमिनेट कर सकते हैं। तो समस्या यही है कि कहां क्या हुआ, मतलब ये है कि पिक्चर का मैंने आपको फर्स्ट हाफ दिखा दिया, अब सेकंड हाफ में क्या आगे आपको देखना है कि हीरो क्या करने वाला है, ठीक है। तो वही केस है कि दोनों ही जगह जब डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी फ्रूटफुल होगी कि ये डाइवर्सिटी क्या कह सकते हैं आपके लिए हार्मफुल होगी, क्या होगा, ठीक है। वो हम पढ़ते हैं कहां, वो हम आगे पढ़ते हैं कि किस कंट्री ने डाइवर्सिटी को कैसे एड्रेस किया। तो श्रीलंका ने क्या किया पता है, श्रीलंका ने क्या किया, मैथ्स लवर्स, श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म को अडॉप्ट किया, और जिसके चलते श्रीलंका को इस डाइवर्सिटी, मतलब श्रीलंका कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी को हैंडल नहीं कर पाया, और श्रीलंका को कन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ा, श्रीलंका को सिविल वॉर से सफर करना पड़ा, श्रीलंका में बहुत ज्यादा तबाही मची। क्यों? क्योंकि उसने डाइवर्सिटी को हैंडल नहीं कर पाई, ठीक है। वहीं पे अगर आप बेल्जियम की बात करोगे तो बेल्जियम ने क्या किया, डाइवर्सिटी को अच्छी तरह से हैंडल किया, और बेल्जियम में सब कुछ पीसफुली हार्मोनियस वे में अकोमोडेट हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? तो यहां आता है हमारी पिक्चर का हीरो, पावर शेयरिंग। श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई थी, इस कारण से श्रीलंका में दिक्कतें आती है। बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुई थी, इस कारण से बेल्जियम में दिक्कतें नहीं आती है। और इस कंटेक्स्ट में ये चैप्टर आपको आगे समझाएगा कि पावर शेयरिंग आखिर है क्या, ठीक है। देखो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा ना, आई गेस आधे घंटे के लगभग आपने चीजें पढ़ ली है, और आपको वहां पे सिर्फ मैंने दोनों ही कंट्री के एथनिक कंपोजिशन के बारे में बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। तो वो एथनिक कंपोजिशन समझने के बाद में अब हम आगे बढ़ेंगे, तो अब हमें आगे क्या समझ में आएगा कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका ने कैसे डील किया उस डाइवर्सिटी को, और बेल्जियम ने कैसे डील किया। तो मैंने आपको हिंट दे दिया कि श्रीलंका ने पावर शेयर करी, बेल्जियम ने पावर शेयर नहीं करी, बेल्जियम ने पावर शेयर करी, श्रीलंका ने पावर शेयर नहीं करी। तो श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म को अडॉप्ट किया। क्या समझ में आता है आपको मेजोरिटेरियनिज्म से, वो हम समझते हैं। देखो मेजोरिटेरियनिज्म, तो श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948, साथ में आजाद हुए लगभग, मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक ही के अंडर में थे हम। साइलोन के नाम से जाना जाता था श्रीलंका पहले, तो ब्रिटिशर्स ने छोड़ के गए, ब्रिटिशर्स ने हमें पहले छोड़ दिया, फिर इनको छोड़ दिया। 1948 में श्रीलंका को आजादी मिल गई है। अब श्रीलंका में मेजोरिटी कौन थे, सिन्हाला स्पीकिंग ग्रुप थे, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट 2 स्लाइड पहले सीखा, ठीक है। अब ये जो मेजोरिटी स्पीकिंग ग्रुप था कौन, सिन्हालास थे ना। तो सिन्हालास सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। सिन्हालास पता है क्या चाहते थे, सिन्हालास ये चाहते थे, अरे हम तो मेजोरिटी में हैं, ठीक है, हम तो मेजोरिटी में, हम क्यों दबे, ठीक है। तो सिन्हालास sought to secure dominance over government by virtue of their majority। वो ये चाहते थे कि if we are in majority then we should have dominance over the country, ठीक है, हमारी dominance होना चाहिए, ठीक है। और यहीं पे आपको मेजोरिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल देखने को मिलेगा अगेन, ठीक है। रेड अलर्ट, क्या कि शॉर्ट आंसर जो है वो इसी तरह से बनते हैं, जैसे एथनिसिटी का मैंने आपको समझाया, वैसे ही आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजोरिटेरियनिज्म। तो ध्यान रखना, मेजोरिटेरियनिज्म मिलकर याद करेंगे, चलो हमारे साथ। आईइज्म लगाए मतलब क्या है, जहां आईइज्म लगे तो आंख बंद करके बोल देना आइडियोलॉजी है या फिर बिलीव है,
ठीक है, तो मेजोरिटेरियनिज्म क्या कहता है? मेजोरिटेरियनिज्म इज अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विचएवर वे इट वांट्स। समझ में आ रहा है? मेजोरिटेरियनिज्म क्या है? एक बिलीफ है, जिस बिलीफ में आप क्या मानते हैं, जिस बिलीफ में आप ये मानते हैं कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है देश के अंदर, ठीक है, मेजोरिटी कम्युनिटी लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे हो सकती है, तो जो संख्या बल है जिसके पास, जो मेजोरिटी में है ना, तो मेजोरिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल के चलते आप ये विश्वास करते हैं, आप ये बिलीव करते हैं कि मेजोरिटी कम्युनिटी डोमिनेट करना चाहिए। ठीक है, मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विचएवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग दी विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। मतलब आप माइनॉरिटी को डिसरिगार्ड कर दोगे, मेजोरिटी अपने इच्छा के हिसाब से, अपनी उम्मीद मतलब अपनी विशेष के हिसाब से क्या करेगा? कंट्री को रूल करेगा। हियर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजोरिटेरियनिज्म? बिलीफ है मेजोरिटी कम्युनिटी डोमिनेट करेगी डिसरिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट। ठीक है, तो इस तरह से मेजोरिटेरियनिज्म को अडॉप्ट किया गया श्रीलंका में। क्यों? क्योंकि श्रीलंका की जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी, किसकी मेजोरिटी कम्युनिटी थी? सिन्हाला की। सिन्हालाज ये चाहते थे कि वो डोमिनेट करें। सिन्हालाज पावर सीकिंग थे, मेजोरिटी के बेसिस पर डोमिनेट करना चाहते थे, और इसी के चलते मेजोरिटेरियनिज्म को अडॉप्ट किया गया श्रीलंका में। श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म को अडॉप्ट किया गया। समझ में आया यहां तक? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? स्टेप्स टेकन टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। अब आपने बोल दिया कि मेजोरिटेरियनिज्म को एस्टैब्लिश करें, वैसे बोलने से थोड़ी ना होता है, कुछ करना भी तो पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा क्या किया श्रीलंका ने कि वो मेजोरिटी को फेवर कर रहे थे, या फिर मेजोरिटीज का दबदबा उन्होंने कैसे एस्टैब्लिश किया? तो यहां पे आंसर मिलेगा आपको क्या कि 1956 में, 1948 में आजादी मिल गई, उन्होंने सरकार वरकार बना ली, अपनी चुनाव करवा लिए। अब 1956 में जो अब दिखती बात है कि सिन्हालास क्या थे? मेजोरिटी में थे, तो उन्हीं के फेवर वाली गवर्नमेंट बनी होगी। अब जो गवर्नमेंट बनती है 1956 में, तो 1956 में एक एक्ट पास किया जाता है। ठीक है, एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस सवाल का जवाब आपको अगले चैप्टर में मिल जाएगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताना। ठीक है, कि इंडिया की कह सकते हैं इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ठीक है, और क्या इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज है? तो यहां पे आप जिसे देखोगे तो सिन्हाला जो है ना, सिन्हालाज ने अपनी मेजोरिटी को स्टैब्लिश कैसे किया? तो 1956 में वो एक एक्ट पास करते हैं जिसके चलते वो सिन्हाला लैंग्वेज को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे रहे हैं। ठीक है, ओनली बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उन्होंने ओनली बोला, इसका मतलब क्या है कि तमिल जो है ना, तमिल्स की जो लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज, उसे उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया। आया समझ में? मेजोरिटेरियनिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जा रहा है? मेजोरिटेरियनिज्म इज अ बिलीफ whereby majority community dominates over the minority community disregarding their interest। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? मेजोरिटी डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, माइनॉरिटीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो यही चीज उन्होंने करी, और यही दर्शाता है कि हाँ, मेजोरिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल जो है, मेजोरिटेरियनिज्म की आइडियोलॉजी को क्या मेजोरिटेरियनिज्म की आइडियोलॉजी देखने को मिल जाएगी आपको श्रीलंका में एट दैट टाइम। ठीक है, तो 19 कैसे मेजोरिटेरियनिज्म को एस्टैब्लिश किया? क्वेश्चन हर तरह से मैं आपको बताते चल रहा हूं, कैसा क्वेश्चन आ जाएगा? व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू एस्टैब्लिश। देखो एक चीज बताता हूं, ये जो नोट्स है ना, ये सिर्फ नोट्स नहीं है। आपको क्या करना होता है? आपको सिर्फ इन नोट्स को, टॉपिक जो लिखा रहता है, हेडिंग जो लिखी रहती है, रंग बिरंगी जो लिखी रहती है, तो उस कंटेक्स्ट में पढ़ते चलना होता है। आपको क्वेश्चन और आंसर मिल रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी? पहला पॉइंट कि उन्होंने सिन्हाला को क्या कर दिया? ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया। ठीक है, द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने क्या करी? उन्होंने ऐसे लॉज बनाए जिसके चलते गवर्नमेंट किसको फेवर करेगी? सिर्फ और सिर्फ सिन्हालास को फेवर करेगी। किस चीज के लिए सिन्हालास को फेवर करेगी? प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, मतलब कि प्रेफरेंस दी जाएगी सिन्हालास को किस चीज के लिए? जब यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की बात होगी या फिर गवर्नमेंट जॉब्स की बात होगी, तो प्रेफरेंस दी जाएगी सिन्हालास को। अधिकतर रिजर्वेशन किसको दिया जाता है? जो माइनॉरिटी में रहते हैं। लेकिन यहां पे मेजोरिटी अपने लिए क्या कर रही है? सारे रसगुल्ले बना रही है। तो ये दूसरा तरीका था, या फिर कह सकते हैं दूसरा आर्ग्यूमेंट है जो ये प्रूव करता है कि मेजोरिटेरियनिज्म वाज प्रैक्टिस्ड इन श्रीलंका। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या है? अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। ठीक है, अब क्या मैंने आपको बताया था एथनिक कंपोजिशन में? रिकॉल करो कि जो सिन्हाला स्पीकर्स थे, तो मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर बिलोंग टू वर एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो लगभग सभी जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो किस रिलीजन को फॉलो करते थे? बुद्धिज्म को। तो यहां पे जो तीसरी चीज या फिर तीसरा आर्ग्यूमेंट जो प्रूव करता है कि मेजोरिटेरियनिज्म को एस्टैब्लिश किया जा रहा, तो वो क्या कह रहे हैं कि उनका जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना 1956 का, उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया? उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। मतलब स्टेट
बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा, बुद्धिज्म को फॉस्टर करेगा, बुद्धिज्म को बढ़ावा देगा। मतलब जो दूसरे धर्म के लोग थे वहां पे, जैसे दूसरे धर्म के लोग क्या थे, तो वहां पे आप हिंदूज को भी देख रहे थे, वहां पे मुस्लिम्स भी थे, वहां पे क्रिश्चियंस भी थे। उन्हें क्या किया जा रहा है, डिसरिगार्ड किया जा रहा है, उन्हें डिसरिगार्ड किया जा रहा है। तब आप माइनॉरिटी को डिसरिगार्ड करोगे, इसका मतलब क्या है, यू आर प्रैक्टिसिंग मेजोरिटेरियनिज्म। तो इज दैट क्लियर? चलो एक बार मुस्कुरा दो और जल्दी से दिमाग में रिकॉल करो कि क्या एथनिक कंपोजिशन था, श्रीलंका ने मेजोरिटेरिज्म को अडॉप्ट किया क्या? यस किया। कैसे किया? तो दीज आर द स्टेप्स टेकन टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी, द सुप्रीमेसी ऑफ मेजोरिटी इन द कंट्री। समझ में आ गया? अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ होगा? देखो क्या होता है ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो यहां पे आप एक तरफ से तो क्या, एक तरफ से ताली दे रहे हैं, ठीक है, कौन दे रहे हैं ताली? एक तरफ से सिन्हालाज, मतलब सिन्हालाज अपनी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी भी ऐसा तो नहीं कि हाँ भैया हम तो चुपचाप ही बैठे रहेंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटी को कैसा लगा होगा? बुरा लगा होगा सर, पूछने वाली बात है क्या? बुरा तो लगा होगा, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या हुआ कंट्री की पीस और स्टेबिलिटी पे, तो वो देखते हैं। तो इंपैक्ट ये हुआ कि दी इंपैक्ट ऑफ द स्टेप्स टेकन टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी, इसके चलते आपको क्या देखने को मिलता है, तो ऑल दीज गवर्नमेंट स्टेप्स, गवर्नमेंट जो भी मेजर्स ले रही थी, इसके चलते क्या होता है, इसके चलते फीलिंग ऑफ एलिनिएशन अमंग दी श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है, इंक्रीज्ड। कैसे? तो जितने भी श्रीलंकन तमिल्स थे, जो तमिल लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप थे ना, उन्हें ऐसा लगा कि यार देश तो हमारा भी है, ठीक है, हम भी 18% है, लेकिन 18% है तो क्या हुआ, हम भी तो इसे अपना देश मानते हैं। और जब हमारे साथ, हमारी लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप के साथ में इस तरह का अत्याचार होगा तो उन्हें बुरा लगेगा। तो ये फीलिंग ऑफ एलिनेशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू फील चीटेड, व्हेन यू फील नॉट हैप्पी विथ मेजोरिटी कम्युनिटी, या फिर आप एलिनेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि जब आप खुश नहीं होते, जब आपको बुरा लग जाता है, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहां पे आपको सिंपल सी चीज ये देखने को मिलती है कि तमिल्स और सिन्हालास वर लाइक दिस, ठीक है। दोनों क्या है, तू में हो गई, दोनों आमने सामने आ गए। किस चीज को लेकर? इस चीज को लेकर कि तमिल्स को ऐसा लग रहा था कि यार देश तो हमारा भी है, ठीक है, देश तो हमारा भी है। वही चीज, दे फेल्ट दैट द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वर नॉट सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, यस। दे फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, यस। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट। तो अब देखो, व्हाट वाज द इंपैक्ट, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ, ठीक है, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ स्टेप्स टेकन बाय सिन्हालास टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी। उसका इंपैक्ट यह हुआ कि जो फीलिंग ऑफ एलिनेशन थी तमिल्स के मन में, वो बढ़ गई। तमिल्स को क्या लगने लगा, उन्हें लगने लगा कि दे वर डिनाइड, ठीक है, ऑफ द इक्वल शेयर, ठीक है, उनके पास जॉब्स और उसके जॉब्स फिर एडमिशंस, इन सारी चीजों की इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। और इसके चलते उन्हें ऐसा लगने लगा कि श्रीलंका उनका नहीं है अब, ठीक है, उन्हें ऐसा लगने लगा कि हमें अलग कर दो हमारे एरियाज को। समझ में आ रही है चीजें? तो एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन सिन्हालास एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम्स, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जब इस तरह से डिस्क्रिमिनेटरी चीजें होने लगी, जब मेजोरिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया, जब पावर को शेयर नहीं किया गया, पावर शेयरिंग आ गया, ठीक है, जब पावर को शेयर नहीं किया गया, इक्वली पावर को शेयर नहीं किया गया, तो उसके चलते फीलिंग ऑफ एलिनेशन का बढ़ना, उसके चलते आप क्या देखेंगे, दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में रिलेशंस स्ट्रेन्ड हो जाना, तू में हो जाना, ये चीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलती है। और अब देखो ये वाली बात है, ये तो इंपैक्ट था। एंड हाउ दी तमिल्स रिएक्टेड टू दिस, फाइन। आप अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि तमिल्स को कैसा लगा और तमिल्स का क्या रिएक्शन था, तो इंपैक्ट ये था कि तमिल्स फेल्ट एलिनेटेड एंड हाउ डिड दे रिएक्टेड। तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था, पत्थर उठा के मार दिया नहीं, उनका रिएक्शन ऐसा था कि द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. This is the point. मतलब उन्होंने फिर क्या कर लिया, वो दिखती बात है कि जब आपको अधिकार नहीं मिलते तो आप अधिकार के लिए लड़ते हो। तो उन्होंने भी यही स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि हमें क्या है, हमें ओनली सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों बनाया जाए, तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, ठीक है। उन्होंने ये बात करी क्या कि हमें रीजनल ऑटोनॉमी दो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीजनल ऑटोनॉमी? फॉर एग्जांपल ऐसा समझो, रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि ये एक कंट्री है, इस कंट्री का एक सेक्शन ये है, एक रीजन ये है, तो ये रीजन को जब आप क्या देते हैं, थोड़ी सी आजादी देते हैं, किस चीज की, कि तुम अपने लॉज खुद बना लो, तुम अपने इंटरनल अफेयर्स को खुद मैनेज कर लो, ठीक है। तो जब एक रीजन इस तरह की बात करता है कि हमें थोड़ी सी आजादी ज्यादा दो, तो वो रीजनल ऑटोनॉमी कहलाता है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या देखने को मिल रहा था कि जब तमिल्स को इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे, तो तमिल्स ने बोलते कि ठीक है, जहां पे सिन्हालास मेजोरिटी में वहां तुम तुम्हारे हिसाब से काम कर लो, जहां पे तमिल्स मेजोरिटी में वहां पे हमें रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, ठीक है, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, ये सारी चीजें। और ये जो रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड थी ना, ये धीरे धीरे बढ़ती चली गई। पहले सिर्फ वो इक्वल राइट्स की बात कर रहे थे, बाद में उन्होंने बोला हमें अलग देश बना दो, ठीक है, अलग देश बना दो। और अलग देश बनाने को सिन्हालास चाहते नहीं थे। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, इनफैक्ट कुछ बच्चे प्लस क्लास में मुझसे पूछे भी थे, ये क्या पूछे थे कि सर जब वो बोल रहे थे कि अलग ऑटोनॉमी दे, तो देश अलग ऑटोनॉमी दे क्यों नहीं दिया, उन्हें अलग देश देते थे, लड़ाई भी नहीं होती, बात खत्म, सिंपल, इतना भी नहीं आता था।
तो बाबू ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आज इंडिया है, आज अगर इंडिया में कोई रीजनल ऑटोनॉमी मांगेगा, चलो तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑटोनॉमी दे दी, कल को हमने उंगली पकड़ाई पोछा पकड़ने लगते, बोलते कि हमें अलग स्टेट बना दो, हमें अलग कंट्री बना दो, तो देश का विभाजन कोई भी क्यों करवाएगा? समझ में आया? तो वैसे ही सिन्हालाज ने बोला कि नहीं नहीं, अलग कोई तुम्हें देश थोड़ी ना देंगे श्रीलंका के लिए, श्रीलंका से अलग निकल के बाहर कोई तुम्हें कह सकते हैं तमिल एलम नहीं देंगे, एलम मतलब होता है स्टेट, ठीक है। तो एलटीटी एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था उन्होंने, एलटीटी का फुल फॉर्म आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर कर दिया इंडिया ने उसे, कब? राजीव गांधी की डेथ के टाइम पीरियड में। मैं समझाता हूं कहानी पूरी, अभी आते हैं आगे, ठीक है। तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, बाय 1980s several political organizations were formed demanding independent Tamil Elam। independent Tamil Elam मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की डिमांड करने लगे इन दी नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट क्यों लिखा है? क्योंकि नदर्न और ईस्टर्न पार्ट में ही तमिल्स जो थे वो क्या थे? मेजोरिटी में थे। ध्यान आया? तो इस तरह से नदर्न और ईस्टर्न पार्ट जो है, ये जो आम की तरह आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये श्रीलंका है, ठीक है। तो नदर्न और ईस्टर्न पार्ट में क्योंकि तमिल्स यहां मेजोरिटी में थे, तो यहां उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दी रीजनल ऑटोनॉमी की। बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनी और इन्हीं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को बाद में हमने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने हथियार उठा लिए थे और श्रीलंका में बहुत ज्यादा खून खराबा, बहुत ज्यादा लोगों की जानें गई, बहुत समस्याएं हुई, ठीक है। तो द डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। और इसी तरह से क्या है, दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो डिस्ट्रस्ट डेवलप हुआ ना, तो वो डिस्ट्रस्ट जो डेवलप हुआ, उस डिस्ट्रस्ट के चलते आपको क्या देखने को मिलता है कि एक वाइड स्प्रेड क्या हुआ, एक वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। और ये जो वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, इसी को हम सिविल वॉर कहते हैं। अगेन अ क्वेश्चन ओवर हियर, ठीक है। और इनफैक्ट क्या हो रहा है, ये सिविल वॉर सुनते से जितने बच्चों के दिमाग में ये सिविल वॉर आ गया, तो यू आर दी ट्रू एवेंजर फैन, ठीक है। तो ये वाला सिविल वॉर भी कुछ वैसे ही जुड़ा हो कि आपस में लोग लड़ बैठते हैं ना, तो वही चीज यहां पे भी हुई। क्या कि जो डिस्ट्रस्ट डेवलप हुआ, इस डिस्ट्रस्ट के चलते एक सिविल वॉर वाली सिचुएशन डेवलप हुई। क्वेश्चन बन जाता है, तो सिविल वॉर क्या होता है? तो सिविल वॉर इज अ सिचुएशन वेयर दी Civil war is a situation whereby the internal groups within the country are fighting among themselves and a situation is created like war, ठीक है। war like situation create हो जाती है। क्यों? क्योंकि कंट्री के अंदर जो इंटरनल ग्रुप्स है वही आपस में लड़ बैठते हैं, तो वो सिविल वॉर कहलाता है। तो द सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरेबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। और जब इस तरह की सिविल वॉर वाली सिचुएशन डेवलप होती है, तो इससे क्या हो गया कि जो पूरी की पूरी कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक लाइफ थी देश की, वो डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है। आप जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि श्रीलंका का परफॉर्मेंस अच्छा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, लेकिन इस समय पे जैसे अगर आप देखोगे तो बड़ी समस्याएं हुई थी, बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ था। ये था श्रीलंका। अब आपको फिर एनालाइज करने को देखो, यहां जैसे देखेंगे तो प्रभाकरण वगैरह, ये एलटीटी, ये इनका क्या था, ठीक है, ये इनका नक्शा था, ऐसा नक्शा था इनका, ठीक है, बहता बहता हुआ नक्शा था, ठीक। इस तरह से इन्होंने क्या बना लिया था, वो जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था वो मिलिट्री लाइंस पे ऑपरेट होने लगा। इन्हें फंडिंग मिलती थी। फंडिंग मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे बाहर से इनको जो तमिल सपोर्टर्स थे वो फंड्स प्रोवाइड कर देते, हथियार वगैरह बना लिए, आर्म्ड फोर्सेस तैयार कर ली थी, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस तैयार कर ली थी। उसके बाद में ये जो मूवी है ना, एक कौन सी वाली, दी फैमिली मैन 2, ये फैमिली मैन 2 जैसे अगर आप देखोगे तो समंता का जो रोल था, मतलब देखो यहाँ पे आप चीजों को ऐसे कनेक्ट करना है। तो ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल स्टोरी बताई गई है, किसके आगे, उसी चीज के आगे बनाई गई है कि अगर वो एलटीटी जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो तमिल्स का स्ट्रगल था, उसके बाद आगे और क्या कहानी हो सकती है, मतलब फ्रिक्शनल वहां पे बनाया है, लेकिन उससे कुछ एसोसिएटेड है, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझ में आएगा। क्लियर हुआ? ठीक। तो ये जैसे ये श्रीलंका का ये मैप है, लॉयन थे तो बोलते हम टाइगर बन जाएंगे। तो इस तरह से एलटीटी वर्सेस सिन्हाला जो उनके बीच में आपको कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। चलिए अब आते हैं बेल्जियम पे। तो यहां अभी मैं आगे जाने से पहले एक बार आपसे कुछ थोड़ा सा कंक्लूड, मतलब एनालाइज करने को कहूंगा। क्या देखा आपने, क्या समस्या थी, क्या हुआ? यहाँ पे मेजोरिटेरिज्म को प्रैक्टिस किया गया, मेजोरिटी के पास सारी पावर देने की कोशिश की गई, पावर शेयर नहीं की गई। जब पावर शेयर नहीं की गई तो उसके चलते कंफ्लिक्ट हुए, खूब कंफ्लिक्ट हुए, खून खराबा खूब हुआ, ठीक है। अब आते हैं बेल्जियम के केस पे। तो बेल्जियम का केस देखो क्या है, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में क्या लिखा जा रहा है, बेल्जियम में लिखा जा रहा है कि बेल्जियम में अकोमोडेशन हुआ। बेल्जियम में क्या हुआ, अकोमोडेशन हुआ। तो बेल्जियम में अकोमोडेशन कैसा हुआ? अकोमोडेशन शब्द ही अपने आप में क्या बताता है कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, किसी भी चीज का समा जाना अकोमोडेशन होता है ना, कि यस वी आर अकोमोडेटेड, या फिर अकोमोडेशन प्रोवाइड करना मतलब क्या, घर वर रहने के लिए दे रहा। अकोमोडेट करना मतलब क्या है कि एडजस्ट कर लेना। बेल्जियम में एडजस्टमेंट हुआ किस चीज का, कि बेल्जियम में भी डाइवर्सिटी थी, लेकिन बेल्जियम की डाइवर्सिटी आपको क्या देखने को मिलता है, बेल्जियम की डाइवर्सिटी जो है तो वो कंफ्लिक्ट में कन्वर्ट नहीं होती है, वहां पे बढ़िया प्यार से, वो तुम फ्रेंच बोलते हो हम डच बोल देंगे, हम दोनों मिलकर रह लेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्या किया बेल्जियम ने, अब वही देखते हैं। तो बेल्जियम में भी डिफरेंसेस थे, बेल्जियम के डिफरेंसेस जो थे वो डाइवर्सिटी वहां पे भी थी, लेकिन वो कंफ्लिक्ट में कन्वर्ट नहीं हुई, ठीक है, वो कंफ्लिक्ट में कन्वर्ट नहीं हुई। क्यों कंफ्लिक्ट में कन्वर्ट नहीं हुई वो हमें समझना है। तो द बेल्जियन लीडर्स
took a different path. बेल्जियन लीडर्स जो है उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया. उन्होंने अलग रास्ता क्या अपनाया? ठीक है, तो उन्होंने अलग रास्ता ऐसा अपनाया कि उन्होंने they recognize the existence of regional differences and cultural diversity. उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि अगर रीजनल डिफरेंसेस हैं तो डिफरेंसेस अच्छे हैं. जैसे एक वो सर्फ एक्सेल का ऐड आता है ना, दाग अच्छे हैं, ठीक है, उसी तरह से डिफरेंसेस अच्छे हैं. डिफरेंस और ये सिंपल सी चीज है. देखो, वेरी सिंपल लाइफ लेसन इज ओवर हियर. क्या होता है कि आप एक ही ड्रेस आपको पहनाते रहेंगे कि एक ही ड्रेस पहनते रहो, एक ही ड्रेस पहनते रहो, एक ही जैसा खाना खाते रहो, एक ही जैसा टाइम टेबल चलता रहेगा, तो लाइफ कितनी मोनोटोनस हो जाएगी ना. लेकिन वो जो अलग अलग फेज आते हैं लाइफ के, अलग अलग एडवेंचर आता है, कभी डिप आता है, कभी लो आता है, कभी हाई आता है, तो वो क्या करता है, वो डाइवर्सिटी ऐड करता है और वो हमें जीने में मजा आता है. तो वैसे ही क्या है, इन्होंने बोला क्या कि रीजनल डिफरेंसेस का होना सही है, कल्चरल डाइवर्सिटी का होना सही है. और बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया. ठीक है, उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया. तो मैं समझाता हूं कि कैसे रिकॉग्नाइज किया. ठीक है, उन्होंने कैसे अकोमोडेशन जो है इंश्योर किया. अब एक बात और सुन लो यहां पे कि क्वेश्चन जो होता है वो होता है बहरूपिया. वो एग्जाम में किसी भी पर्सपेक्टिव से आ सकता है. मैं आपको बड़े क्वेश्चन बताते चल रहा हूं. कैसे श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म को एस्टैब्लिश किया गया, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है, हाउ तमिल्स रिएक्टेड, हर सेंस में समझ में आ रहा है ना. ठीक है, वैसे बेल्जियम और श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन तो अलग क्वेश्चन हो ही गया स्टैंड अपार्ट. वैसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ द इश्यू ऑफ differences or diversity was peacefully or harmonious in a harmonious way accommodated in Sri Lanka, in Belgium. तो बेल्जियम में जो डाइवर्सिटी का इशू था उसको हार्मोनियसली किस तरह से अकोमोडेट किया गया, तो वो स्टेप्स आपको बताना है. ठीक है, हाउ द डाइवर्सिटी वाज अकोमोडेटेड इन बेल्जियम, वो आपको बताना है. यहाँ पे वही चीज यहाँ पे समझाई गई है. तो अकोमोडेशन इन बेल्जियम की अगर हम बात करें तो सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल ऑफ अकोमोडेशन आर गिवन बिलो. ठीक है, तो 4 तरीके, 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है कि हाउ अकोमोडेशन वाज एंश्योर्ड इन बेल्जियम. तो बेल्जियम में अकोमोडेशन कैसे इंश्योर किया गया था. देखो, तो बिटवीन 1970 टू 1993 डाइवर्सिटी खत्म नहीं हो गई यहां पे, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए. क्या एक्सपेरिमेंट किए? दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशंस 4 टाइम्स सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट that would enable everyone to live together within the same country. उन्होंने 1970 से 1993 तक इतने सालों में अपने संविधान को 4 बार अमेंड किया, 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए. और 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस क्यों किए? पसंद नहीं आ रहा था कि नहीं. उन्होंने ये रास्ता ढूंढा कि किस तरह से हम अकोमोडेट कर सकते हैं डाइवर्सिटी को ऐसे संभाला जाए कि वो कंफ्लिक्ट में ना कन्वर्ट हो. अगेन द सेम स्टेटमेंट ओवर हियर. क्या? इट इज नॉट आवर डिफरेंसेस दैट डिवाइड्स अस, इट्स आर इनेबिलिटी टू सेलिब्रेट दोस डिफरेंसेस दैट डिवाइड्स अस. ठीक है, मतलब हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे ना डिफरेंसेस को. तो भिन्नता होना तो जीवन का एक क्या है, बेसिक पार्ट है. अगर आप डाइवर्सिटी नहीं रहेगी आपके पास, आपके जीवन में, आपके आजू बाजू, तो बहुत मोनोटोनस लाइफ हो जाएगी. ठीक है, एक जैसा चले जा रहा है बस. ठीक, तो वहां पे हमें क्या करना होगा, उन डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना सीखना होगा. उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया? ऐसा थोड़ी ना कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के मुंह में फटाके लगा दिए, बोल दिया सेलिब्रेशन. नहीं, यहां पे उन्होंने क्या किया, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन कितने परसेंट पॉपुलेशन है, कौन कितने परसेंट पॉपुलेशन नहीं है. उन्होंने क्या बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, उस सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बेल्जियम की सरकार रहेगी, बेल्जियम की सरकार फ्रेंच और डच दोनों ही मिलके चलाएंगे. ठीक है, दोनों ही मिलके चलाएंगे. मतलब जो क्या रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स बराबर रहेंगे. ठीक है, बराबर रहेंगे. यहाँ पे वो जो जर्मन स्पीकिंग, वो ऐसे सोच रहे हो गजब बेइज्जती है हमारी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझना होगा कि मेन कंफ्लिक्ट होने के चांसेस जो थे वो फ्रेंच और डच के बीच में ही थे. तो इसके लिए उन्होंने क्या बोल दिया कि 40-60 है, कोई दिक्कत नहीं, 50-50 मिनिस्टर का प्रपोर्शन रख दो. वेरी गुड. ठीक है, तो इसके चलते ये भी इंश्योर हो जाएगा. क्या? इसके चलते ये भी इंश्योर हो जाएगा कि जब बराबर मिनिस्टर है तो कोई एक सिंगल कम्युनिटी कोई भी यूनिलैटरल लॉ नहीं बनाएगी. ठीक है, लॉ जो भी बनेंगे तो दोनों कम्युनिटीज की सहमति से बनेंगे. तो लॉज जो भी बनेंगे वो दोनों कम्युनिटीज की सहमति से बनेंगे. एक सिंगल कम्युनिटी कोई यूनिलैटरल लॉ नहीं बना सकती है. ये बढ़िया हुआ. ठीक है, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री. दूसरा अरेंजमेंट क्या किया गया? दूसरा अरेंजमेंट उन्होंने ये किया, उन्होंने क्या बोला कि ये बेल्जियम है. ठीक है, ये बेल्जियम है पूरा. अब ये बेल्जियम में आप क्या देख रहे हैं, एक बेल्जियम में ऊपर आप जिस देख रहे हैं तो क्या हो गया, फ्लेमिश रीजन हो गया. नीचे आप देख रहे हैं वेलोनिया रीजन हो गया. तो अब ये एक स्टेट हो गया, स्टेट 1 फ्लेमिश, स्टेट 2 हो गया वेलोनिया. तो अब ये 2 अलग अलग रीजन है. तो उन्होंने क्या बोल दिया कि एक गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो पूरी कंट्री की गवर्नमेंट है. ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरी कंट्री की जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट है. अब यहां पे क्या होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट 1. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट 1. यहां पे क्या रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट 2, स्टेट गवर्नमेंट 2. तो उन्होंने क्या बोला कि पावर को ऐसे शेयर किया जाए कि किसी एक के पास पावर नहीं रहे. मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बजाय उसके क्या है कि मिनिस्टर जो है बराबर है.
ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलेगा कि पूरी कंट्री में मेजोरिटी किसकी है, डच की है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, स्टेट को भी पावर दे दो। तो अपने अपने स्टेट अपने अपने हिसाब से समझे। तो जो डच स्पीकिंग मेजोरिटी वाला स्टेट है वो उस हिसाब से चीजें समझ लेगा, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे फ्लेमिश मतलब ये वाला जो रीजन है वेलोनिया वाला, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है वो अपने हिसाब से समझ लेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, पावर को लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप्स के बीच में तो शेयर किया ही किया, उसी के साथ साथ में पावर को कहां शेयर कर दिया, अलग अलग पॉलिटिकल यूनिट्स के बीच में भी शेयर किया। तो मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ टू रीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि दो ही स्टेट है, वहां पे जितने भी स्टेट्स थे, अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप्स वाले जो स्टेट्स हैं, ठीक है, तो उन्हें भी पावर दे दी गई और ये बता दिया गया कि वो क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बराबर में काम करे, स्टेट अपने स्टेट के बारे में सोचे और सारे स्टेट्स मिलके क्या करेंगे, सारे स्टेट्स जो है वो मिलके एक तरह से पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कह सकते हैं कंट्री बनाते हैं। अभी आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे फेडरलिज्म, वहां पे इसकी फिर याद आएगी, ठीक है, और मेरी भी याद आएगी, तो हम फिर वहां पे और अच्छे से समझेंगे। क्लियर हुआ? तो ये दूसरा अरेंजमेंट हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के। तीसरा क्या है, तीसरा है उनकी कैपिटल सिटी ब्रसल्स। तो जैसे ये कंट्री है, पूरा कंट्री में आपको यहाँ ब्रसल्स देखने को मिलेंगे। ब्रसल्स, ये ब्रसल्स नहीं, ठीक है, ब्रसल्स जो है वो कैपिटल है, ठीक है। तो कैपिटल सिटी, जैसे इंडिया का कैपिटल सिटी क्या है, दिल्ली है ना, उसी तरह से। तो अब जैसे अगर आप देखेंगे तो ब्रसल्स जो है, ब्रसल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रसल्स को उन्होंने क्या बोल दिया, ब्रसल्स की एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दो, ठीक है। वहां पे क्या होगा, ब्रसल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे पूरी कंट्री की अगर बात करें हम, पूरी कंट्री में आपने क्या देखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग बराबर बराबर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि 60 और 40 का रेशियो था कंट्री में पॉपुलेशन का। वैसे ही इन्होंने क्या बोला कि यार तुम तो बड़े अच्छे लोग हो। कैसे बड़े अच्छे लोग हो कि तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट में जब बराबर बराबर बात रखी ना, तो जो जैसे फॉर एग्जांपल वही हो गया ना, जैसे एक सरकार क्या है दिल्ली में आपको किसकी देखने को मिल रही है, एक सरकार आपको देखने को मिल रही है पूरे देश की जो है, ठीक है। तो जो एक पूरे देश के लिए जो गवर्नमेंट है एनडीए की, वो हो गई। और वैसे ही दिल्ली के लिए स्पेसिफिकली क्या है, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है। तो वैसे ही यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहां आपको ये देखने को मिलता है कि कैपिटल सिटी जो है ब्रसल्स, ब्रसल्स की जो सरकार थी, तो वहां पे भी उन्होंने बोल दिया बराबर बराबर रहे। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु इज इन मेजोरिटी इन कंट्री, ठीक है, बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरह से जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, वर्ल्ड वाइड जो लोग देख रहे थे, उन्होंने बोला वाह क्या बात है, ठीक है। कितने बोलते हैं ना कि कितने शांति प्रिय तरीके से इन्होंने अपनी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने का कह सकते हैं प्रयास किया है। तो इस तरह से फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन ने भी बराबर बराबर की बात कर ली, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ब्रसल्स में फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है 80% मेजोरिटी में थी, ठीक है। तो यहां पे भी बराबर बराबर हो गया। अब ये आपने तीन अरेंजमेंट देख लिए। तीन अरेंजमेंट क्या देखे, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट बराबर होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होगी, वो सबऑर्डिनेट नहीं होगी। तीसरा, जो कैपिटल सिटी ब्रसल्स की जो गवर्नमेंट होगी, वो भी वहां पे मिनिस्टर्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, बराबर बराबर इक्वल रहेंगे। चौथा अरेंजमेंट जो था वो क्या था, अकोमोडेशन या फिर चौथा स्टेप जिससे पावर शेयरिंग की गई, ठीक है। व्हाट आर दी 4 डिफरेंट वेज थ्रू विच पावर वाज शेयर्ड इन बेल्जियम। क्वेश्चन बहरूपिया होता है, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाएगा, आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप कॉन्सेप्ट पकड़ के चले, ठीक है। यहां जैसे अगर आप देखोगे तो चौथा क्या बताया गया अरेंजमेंट, तो अपार्ट फ्रॉम दी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है। वो जो थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है वो कौन सी है, वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या रोल है यहाँ पे, देखो अब आपको समझना होगा कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं यहाँ पे, फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग। तो एक तीसरी तरह की सरकार बनाई गई कि एक सरकार तो राज्य के स्तर पे बना दिया आपने, एक सरकार आपने क्या कर दी है, कंट्री के नेशनल लेवल पे बना दिया आपने, लेकिन उसके अलावा एक तीसरी गवर्नमेंट बनेगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब एक कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन बनाएगा, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। वन लैंग्वेज कम्युनिटी मतलब कि डच स्पीकिंग पीपल जो है उन्होंने अपने लिए क्या करी, डच कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। फ्रेंच जो है फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन उन्होंने बनाया फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है उन्होंने जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने का एडवांटेज क्या है देखो, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है एक बार रिकॉल करो, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट
formed by the people belonging to one language community, whether it is Dutch, French और German. ठीक है, no matter where they live, कहीं भी रहे वो कंट्री में मान लो जैसे क्या हो रहा है, जैसे आप फॉर एग्जांपल ये क्या है, पूरा का पूरा बेल्जियम है, परफेक्ट बेल्जियम, ठीक है। तो आप जैसे अगर आप देखेंगे क्या है, तो बेल्जियम में यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि यहां मेजोरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन ये मेजोरिटी में है, लेकिन इनका एक बंदा इधर है, ठीक है, वैसे ही क्या है, इनका एक बंदा इधर है। तो अब क्या हो रहा है, ये लैंग्वेज कौन सी बोलता है, ये लैंग्वेज डच बोलता है, यहाँ पे डच स्पीकिंग, ठीक है, यहाँ पे जैसे डच स्पीकिंग मेजोरिटी में है ना, ये डच स्पीकिंग मेजोरिटी में है। लेकिन आपको क्या देखने को मिलेगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ डच स्पीकिंग कहां आ जाएंगे, वेलोनिया रीजन में आ जाएंगे, कुछ फ्रेंच स्पीकिंग कहां चले जाएंगे, फ्लेमिश रीजन में चले जाएंगे। तो अब क्या बोला जा रहा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन कहां रह रहा है, सारे डच स्पीकिंग और सारे फ्रेंच स्पीकिंग, जैसे सारे ये फ्रेंच स्पीकिंग हो गए, ठीक है, सारे फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो होगी, सारी फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन के लोग जो है, तो जितने पीले पीले दिख रहे हैं आपको, ये सब मिलके कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, उस कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या होगा कि जो भी इनके मुद्दे रहेंगे, किससे जुड़े हुए, दिस गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, तो लैंग्वेज रिलेटेड, कल्चर रिलेटेड, ठीक है, रिलीजन से रिलेटेड जो इश्यूज रहेंगे, उस पे लॉस कौन बनाएगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी। तो किसी भी कम्युनिटी को ऐसा ना लगे कि फॉर एग्जांपल क्या होता, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बना देती, किसके ऊपर, इनके एजुकेशन से जुड़ा हुआ लॉ या फिर इनके लैंग्वेज रिलेटेड मुद्दे से जुड़ा हुआ लॉ, तो फ्रेंच को ऐसा लगता है कि यार डच मेजोरिटी में थे तो उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया, डच को ऐसा लगता है कि नहीं फ्रेंच वालों ने इन्फ्लुएंस करा होगा, तो भैया तुम्हारी भाषा तुम्हारी सरकार संभाले। ठीक है, तो लैंग्वेज रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, कल्चर रिलेटेड मुद्दे जो रहेंगे, इन पे लॉ बनाने के लिए एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, अच्छे से समझना कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। ठीक है, नो इट डजंट मैटर कि वेयर द पीपल लिव। ठीक है, दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। इज दैट क्लियर, समझ में आया? तो इस तरह से ये 4 स्टेप्स लिए गए, ये 4 तरीके से क्या किया गया, अकोमोडेशन को इंश्योर किया गया। ठीक है, इन 4 तरीकों से अकोमोडेशन को इंश्योर किया गया। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल ऑफ अकोमोडेशन। समझ में आया? वाह वाह। तो बेल्जियन मॉडल ऑफ अकोमोडेशन इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आई चीजें? बेल्जियन मॉडल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जी हाँ, बेल्जियन मॉडल को जैसे अगर आप देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बेल्जियन मॉडल कैसे कॉम्प्लिकेटेड है कि बेल्जियन मॉडल में आप देखेंगे कि अलग अलग नंबर को इधर उधर बराबर कर रहे हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिए। ठीक है, डच जो है वो क्या है, मेजोरिटी में थे उनको भी बराबर कर दिया, फ्रेंच कहीं मेजोरिटी में थे उनको बराबर कर दिया। कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, इजंट इट? यस इट इज। स्टिल आप क्या देखेंगे, ये बेल्जियन मॉडल कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद भी क्या है, ये जो अरेंजमेंट उन्होंने बनाया, दिस अरेंजमेंट, ठीक है, बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। ठीक है, तो ये जो उन्होंने अरेंजमेंट करे वो आज तक उनके कंट्री में मतलब कह सकते हैं कन्फ्लिक्ट्स को बढ़ावा नहीं दिया, चीजों को सटल करके रखा है। ठीक है, दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइक। सिविक स्ट्राइक मतलब क्या है कि जो आम जनता है ना, सिविक मतलब क्या होता है, सिविलियंस, तो आम जनता कभी भी लड़ने नहीं आई, कैसी, जैसे आपने श्रीलंका के केस में देखने को मिली। ठीक है, तो दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइक्स बिटवीन दी 2 मेजर कम्युनिटीज एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट था बेल्जियन मॉडल का, इसने क्या कर दिया, कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया। इसने डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया। व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्रसेल्स वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर। तो जब यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज आके एक साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया ना, यूरोपियन यूनियन जानते हो मतलब क्या है कि यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज आके एक साथ ट्रेड, बाउंड्रीज, इन सारी चीजों पे एग्रीमेंट करती है, कॉमन करेंसी चलाती है। तो जो यूरोपियन यूनियन बनाया, तो इस यूरोपियन यूनियन का उन्होंने बोला कि यार इतने सारे देश एक साथ आ रहे हैं, इनका हेडक्वार्टर कहां बनाए, लड़ बैठेंगे आपस में कि हमारे देश में बनाओ। तो उन्होंने बोला कि जिस देश ने पहले से एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटल मॉडल शो किया हमें, बेल्जियम ने, कि डाइवर्सिटी को कैसे अकोमोडेट किया जाए, वैसे ही हम क्या करेंगे, उसी देश में क्या करते हैं, अपने हेडक्वार्टर को स्टैब्लिश करते हैं। तो ध्यान रखना, 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो ब्रसेल्स में है, हेडक्वार्टर जो है ब्रसेल्स बेल्जियम में है। अब यहां पे कंक्लूजन ड्रॉ आउट करना है आपको कंक्लूजन खुद ड्रॉ आउट करना है। वैसे मैंने चीख के बता दिया है कंक्लूजन क्या, कि बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही जगह डाइवर्सिटी थी, दोनों ही जगह आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन एक जगह डिफरेंसेस अकोमोडेट हुए, दूसरी जगह डिफरेंसेस सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गए। क्या रीजन रहा होगा? ठीक है, क्या रीजन रहा होगा? तो रीजन इज वेरी क्लियर, रीजन इज आवर चैप्टर पावर शेयरिंग।
पावर शेयरिंग जो आपको बेल्जियम के केस में देखने को मिला, उन्होंने जिस तरह से अकोमोडेट किया, पावर सबको दी, पावर मेजोरिटी को देने की कोशिश नहीं करी, उससे चीजें क्या रही, पीसफुल रही। और वही अगर केस आप देखेंगे कहां पे, वही केस अगर आप देखेंगे किसके केस में, श्रीलंका के केस में, तो वहां पे उन्होंने पावर को कंसंट्रेट करने की कोशिश करी, पावर को शेयर नहीं किया, इसी के चलते क्या है, कंट्री में आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिली। तो इज दैट क्लियर? अब बताओ मुझे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में, यू पीपल डोंट नो कि कितना समय निकल गया पीछे और आप कहां तक आ गए चैप्टर में। चैप्टर का बेसिक एसेंस आपका यहां कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चैप्टर का बेसिक एसेंस कैसे कंप्लीट हो गया कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा ना कि एक जगह पावर शेयर होती है तो चीजें सही चलती है, एक जगह पावर शेयर नहीं होती है तो चीजें सही नहीं चलती है। अब समझ में आया कि पावर शेयर करने से सर पावर कम हो जाएगी, फिर अच्छी कैसे है? अच्छी ऐसे है कि पावर शेयर करोगे तो उससे पीस तो इंश्योर कर पाओगे, आप पीस तो इंश्योर कर पाओगे, ठीक है। तो अब यहीं पे एक सवाल बनता है, यहीं पे आपका अगला टॉपिक जो आता है वो क्या है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। कुछ बच्चे पूछते हैं सर वो खलील्स डिलेमा वाला टॉपिक करना है, नहीं करना है? नहीं करना है वो, ठीक है, एब्सोल्युटली नहीं करना, उसे छोड़ दो, सिर्फ कहानी है, पढ़ लो। उस कहानी में एक अच्छा सवाल भी पूछा गया, उस कहानी को पढ़ के उसका सवाल, उस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करना। बाकी अगर टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक ये इंपॉर्टेंट होता है, जब आपने देख लिया कि पावर शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है तो आपसे पूछ लेता हूं मैं कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? देखो अब यहां पे क्वेश्चन आता है ये वाला 3 नंबर में, 5 नंबर में, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, ठीक है, आपको तो कॉन्सेप्ट पकड़ना है। तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? तो यहां पे 2 रीजन दिए गए हैं, एक प्रूडेंशियल और एक मॉरल। एक मॉरल रीजन और एक प्रूडेंशियल रीजन होता है। मॉरल क्या है, प्रूडेंशियल क्या है, दोनों चीजें समझाता हूं। प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है? प्रूडेंशियल मतलब होता है समझदारी भरा, ठीक है, प्रूडेंशियल मतलब होता है समझदारी भरा। समझदारी भरा कैसे? फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि क्या हो रहा है कि आप 2 भाई हैं, ठीक है, प्रूडेंशियल में पहले चलते हैं, आप 2 भाई हैं, फाइन। अब क्या हो रहा है, 2 भाई है, 2 भाई के बीच में अगर पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स ने क्या बोल के गए, पेरेंट्स ने ये बोल के गए कि ये जो बड़ा वाला भाई है ना, इस बड़े वाले भाई को बहुत सारे हम राइट्स दे रहे हैं, पावर्स दे रहे हैं, ठीक है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं, ये सारी चीज संभालेगा, और छोटे वाले भाई तुम क्या हो, तुम नालायक हो, तुम बैठे रहो चुपचाप, तुमसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या लगा, यू विल फील एलिनिएटेड। आप छोटे हो अगर तो छोटे की कहानी से समझना, आप बड़े हो तो बड़े की कहानी से समझना क्या होता है। तो यू विल फील एलिनिएटेड, छोटे वाले की बात कर रहे हैं हम, यू विल फील एलिनिएटेड कि यार पावर तो दी नहीं मुझे, ठीक है, मेरे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है, दिस इज नॉट जस्टिस। अब क्या होगा, अब ये तय है कि पापा मम्मी अगर आपको छोड़ के चले जाते कहीं, ठीक है, और आप तो खुन्नस खा के बैठे थे, तो आप क्या करोगे, आप लड़ बैठोगे, ठीक है, आप लड़ बैठोगे, ठीक है, फॉर श्योर यू आर गोइंग टू फाइट, ठीक है। तो सिचुएशन व्हेन पावर इज नॉट शेयर्ड, समझ में आया। तो यहां पे समझदारी भरा काम क्या होगा, यहां पे समझदारी भरा वाला काम ये होगा कि पिताजी जो है, माताजी जो है, वो ये सिचुएशन डेवलप ही ना होने दे, ठीक है। समझदारी कैसे होगी, क्यों वो दोनों ही भाई बहन को क्या कर दे, दोनों ही भाई को, दोनों ही बहन को, ठीक है, क्या कर दे, बराबर बराबर पावर दे दे, बोल दे कि हाँ हम जा रहे हैं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है, तुम्हारे पास ये पावर है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है, तुम्हारे पास ये पावर है। अब ये पावर के कंटेक्स्ट में देख लो, ये कुछ सामान शेयर करने के कंटेक्स्ट में देख लो, अगर मान लो कुछ खाने का सामान ही बना है, बड़े वाले भाई को ज्यादा दे दिया, छोटे वाले को नहीं दिया, छोटे वाले होते भयंकर है, और ठीक है, तो इस कारण से क्या होगा, यही समस्या होना है, ये समस्या होना है। तो आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ पाए। तो वैसे प्रूडेंशियल मतलब क्या है, प्रूडेंशियल ये है कि ये समझदारी इसी चीज में कि आप पावर को शेयर कर दो। अगर आप पावर का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो ये बेवकूफी होगी, क्यों, क्योंकि जहां अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जिसके पास कम होगा वो एलिनिएटेड फील करेगा, जिसके पास ज्यादा पावर होगी तो गलत इस्तेमाल कर सकता है। प्रूडेंशियल समझ में आया, प्रूडेंशियल मतलब समझदारी भरा। तो पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। सो व्हेन योर कंट्री हैव डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, it is prudential to share power. Why? Because it will help you to reduce the conflicts between the different social groups. Here is the question which comes directly into your exam. क्या कि why power sharing is desirable? What are the prudential reasons behind power sharing? ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरह से आए, why power sharing is desirable, बहुत सीधा सटीक सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रूडेंशियल लिखना है, मॉरल लिखना है। प्रूडेंशियल को एक्सप्लेन करने को अगर आ गया तो देखो क्या होता है, आप क्या देखते हैं कि सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, तो ये जो सोशल कन्फ्लिक्ट्स हैं, social conflicts often lead to violence and political instability. Power sharing is good way to ensure the stability of political order. अब social conflict है तो उन social conflict को आपको अगर खत्म करना है तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि आप क्या कर दें, पावर को शेयर कर दें। क्यों, अगर पावर शेयर नहीं करोगे तो वही वायलेंस वगैरह होगा, तो उस केस में पावर शेयर कर दो। इट इज गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, ठीक है, ये अच्छी चीज हो गई। इंपोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स मे लुक like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of nation. ठीक है, शॉर्ट रन में क्या है, कुछ समय के लिए आप मेजोरिटी के कह सकते हैं, मेजोरिटी के नंबर से आप क्या कर सकते हो, डरा धमका सकते हो माइनॉरिटी को, लेकिन कंट्री को जब लॉन्ग रन में आप देखोगे तो कंट्री की यूनिटी के लिए, ठीक है, पावर शेयर ना करना घातक हो सकता है।
ठीक है, हार्मफुल हो सकता है। तो इस केस में क्या है, पावर को शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप मेजोरिटी की विल को इंपोज मत करो, मेजोरिटी माइनॉरिटी दोनों को एक साथ काम करने दो, लॉन्ग रन में आपकी कंट्री यूनाइटेड रहेगी। तो कुछ सिंपल लॉजिक है, समझना क्या हो रहा है ना, अगर किसी देश में अलग अलग ग्रुप्स रह रहे हैं, एक ग्रुप को सारी फैसिलिटीज मिल रही है, ठीक है, वो सारे राइट्स एंजॉय कर रहा है, उसके पास सारी पावर है, लेकिन दूसरे ग्रुप के पास पावर नहीं है ना, तो वो उनके साथ रहना क्यों चाहेगा? सिंपल है, ठीक है, वो उनके साथ रहना क्यों चाहेगा? वो तो एलिनेटेड फील करेगा ना कि यार मैंने इस देश को देश माना, ठीक है, मैंने इस देश में रहा, लेकिन क्या हो रहा है, मेरे पास कोई पावर नहीं, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मेरे ऊपर मेजोरिटी अपना विल इंपोज करने की कोशिश कर रही है, तो वो तो अलग भागेंगे ही भागेंगे, ये तो फॉर श्योर है, ये ह्यूमन नेचर है। समझ में आया? तो इस तरह से क्या है, इस तरह से इट इज प्रूडेंशियल टू शेयर पावर। मतलब कुछ चीजें तो क्या है, मतलब 2 और 2 4 होती है, तो समझदार इंसान बता ही देगा ना 2 और 2 4 हो जाएगा। अब आप 2 और 2 में 4 नहीं मान रहे हो, तो वो तो दिखती बात है, वो क्या है, वो इम्प्रूडेंशियल है, ठीक है, वो प्रूडेंशियल बिल्कुल नहीं है। ठीक, अब फिर एक और पॉइंट क्या है कि टेरेनी ऑफ मेजोरिटी, टेरेनी मतलब अत्याचार, ठीक है, टेरेनी ऑफ मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग रूइंस टू मेजोरिटी एज वेल। अब मान लो आप बोल दोगे अरे हम तो मेजोरिटी में है, ठीक है, हम क्यों डरे, ठीक है, हम तो अत्याचार करेंगे ही करेंगे। तो अगर टेरेनी ऑफ मेजोरिटी आपको देखने को मिल रही है, तो फॉर श्योर उससे माइनॉरिटी तो सफर करती ही करती है, लेकिन मेजोरिटी भी सफर करती है। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका में सिविल वॉर हुई। अब सिविल वॉर में ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ तमिल्स लोगों की ही जान गई होंगी, जान तो सिन्हालास की भी गई होगी ना। तो ये जो अत्याचार है जो मेजोरिटी करती है, कब, पावर ना शेयर करके। तो टेरेनी ऑफ मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, ठीक है, इट ऑफन ब्रिंग्स रूइंस टू द मेजोरिटी एज वेल, ठीक है, मेजोरिटी जो है उसे भी क्या करना पड़ता है, लॉस सहना पड़ता है। जब इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको समझ में आ गई है, तो यू कैन इजीली कंक्लूड व्हाट आर द प्रूडेंशियल रीजंस बिहाइंड पावर शेयरिंग। सो दीज आर द प्रूडेंशियल रीजंस बिहाइंड पावर शेयरिंग एंड व्हाई पावर शेयरिंग इज प्रूडेंशियल, बिकॉज इट इज प्रूडेंशियल टू शेयर पावर, ठीक है, इट इज प्रूडेंशियल टू शेयर पावर बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। सिंपल सी चीज है, अगर आप अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में लड़ाई नहीं चाहते हो, अलग अलग सोशल ग्रुप्स को पावर दे दो, वो खुशी खुशी रह लेंगे, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आसान था। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो पोटेंशियल रीजन। आसान ये भी है, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है, भावनाओं को समझना। हाँ, यहां भावनाओं को समझना। व्हाट इज द मॉरल रीजन बिहाइंड शेयरिंग पावर, ठीक है, पावर शेयर करने के पीछे मॉरल रीजन क्या है, ये बताओ। तो पावर शेयरिंग के पीछे मॉरल रीजन क्या है? तो देखो यहाँ पे प्रूडेंशियल हो गया, प्रूडेंशियल के बाद में लड़ भी लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, मॉरल रीजंस की बात करें। मॉरल मतलब क्या होता है, नैतिक, नैतिक है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं आप बहुत अच्छे बच्चे हो, मुस्कुरा रहे हो, ठीक है, मैं कहता हूं आप बहुत अच्छे बच्चे हो, तो आप बोलोगे हाँ सर वो तो मैं हूं, उसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक। लेकिन आप, जब मैं आपको एक अच्छा बच्चा कह रहा हूं, तो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूंगा, ठीक है, ये एक नैतिकता होगी कि आप डिसिप्लिन्ड हो, ठीक है, आप सच बोलें, आप अपना काम ईमानदारी से करें, ठीक है, आप मुस्कुराते रहे, ठीक इसी तरह। तो वो आपसे बेसिक एक्सपेक्टेशंस हो गई है, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं डेमोक्रेसी, समझ ला, मैंने आपको अच्छा बच्चा बताया ना, वैसे मैंने कहा डेमोक्रेसी। तो अब डेमोक्रेसी से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि डेमोक्रेसी में इक्वालिटी हो, डेमोक्रेसी में फ्रीडम हो, डेमोक्रेसी में जस्टिस हो। और ये सारी चीजें, इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस कब आता है, जब आप पावर शेयर करते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो डेमोक्रेसी इस नाम से ही है कि उसके अंदर पावर शेयर हो, उसमें इक्वालिटी, उसमें फ्रीडम हो। आप अच्छे बच्चे, आप अच्छे अपने आप उस चीज से बन जाओगे जब आपके गुण अच्छे होंगे, जब आपके अंदर वो हैबिट्स होगी अच्छी वाली। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वैसे ही क्या है यहाँ पे कि मॉरल रीजन क्या है पावर शेयरिंग का? मॉरल रीजन ये है कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आप डेमोक्रेटिक तरीके से चीजों को आगे बढ़ाने की बात करें, तो आपको पावर शेयर करना चाहिए। इट इज द वेरी बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं तो पावर शेयर करना, तो मतलब बोलते हैं ना, ये तो ऑलरेडी अंडरस्टेबल है कि हाँ डेमोक्रेसी होगी तो पावर शेयर होना ही चाहिए, वो उसका एसेंस है। पावर शेयर करना डेमोक्रेसी की प्री रिक्विजिट कंडीशन है। समझे मेरी बात को? वही चीज है यहाँ पे। तो डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स, ठीक है। मतलब कौन है यहाँ पे? दोनों ही केस में जनता की बात की जा रही है कि एक डेमोक्रेटिक रूल कब होगा, जब वो सारी जनता जनार्दन जिनके ऊपर वो पावर एक्सरसाइज की जाना है, वो सारी जनता जनार्दन जो उस रूल के अंदर में रहेगी, उन्हें पावर दी जाए, ठीक है, उन्हें पावर दी जाए। और पावर दी जाएगी तब हम क्या कहेंगे, तब वो डेमोक्रेसी। अगर आप पावर नहीं दे रहे तो हम कैसी डेमोक्रेसी, ठीक है। इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, समझे? वो केस होता है। तो पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, ठीक है। एंड व्हेन पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड मींस दे हैव द पावर टू आस्क द क्वेश्चन, दे हैव द पावर to participate in the decision making process. Clear हुआ? ठीक है। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. एक legitimate government, एक
प्योर सेंस में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है जहां पे सिटीजंस के पास में जो मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपेशन की पावर हो, ठीक है, पार्टिसिपेशन की पावर हो। वो पावर कब मिलेगी? जब ऐसा थोड़ी कि दुकान पे चले गया 2 किलो दे दो, पार्टिसिपेशन की पावर वो कब आएगी? जब एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम हो जहां पे लोग जो है इंक्लूड किए जा रहे हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। और वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जब इंक्लूड किए जाएंगे मतलब दे हैव द पावर इज बीइंग शेयर्ड विद देम। समझ में आया? तो यहां पे अगर जैसे हम देखिए मॉरल रीजन क्या है, मॉरल रीजन में स्टार्ट ऐसे करना है कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। व्हाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, ठीक है। प्रूडेंशियल रीजन में हम ये कह सकते हैं क्या कि प्रूडेंशियल रीजन ये है कि पावर शेयरिंग से आपको आउटकम्स बेटर मिलेंगे, अच्छे आउटकम्स मिलेंगे प्रूडेंशियल रीजन से, ठीक है। और मॉरल रीजन जो है, तो मॉरल रीजंस एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल, ठीक है। पावर शेयरिंग का एक्ट अपने आप में ही वैल्यूएबल है। अगर आप डेमोक्रेसी की बात करो तो वो तो होना ही चाहिए, तो क्या हो गई? प्री रिक्विजिट हो गई है। तो इस तरह से आपको ये वाला एस्पेक्ट समझ में आया नहीं आया वो आप बताओ क्या कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो मॉरल और प्रूडेंशियल दोनों रीजन हमने यहां पे डिस्कस कर लिए। किसके कंटेक्स्ट में? पावर शेयरिंग के कंटेक्स्ट में। अब आगे बढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। देखो चैप्टर हमारा बहुत आगे आ गया, लास्ट टॉपिक पे आ गए हम, ठीक है। तो अब यहां पे जरा समेट लो एक बार सारी चीजों को। समेट कैसे लेना है हमें सारी चीजों को? तो हमने कहां से पढ़ना स्टार्ट किया? हमने यहां से पढ़ना स्टार्ट किया कि श्रीलंका और बेल्जियम के केसेस को देखें। दोनों ही जगह क्या थी? डाइवर्सिटी थी। एक जगह डाइवर्सिटी सही रही एकदम बढ़िया मस्त गुलदस्ते की तरह, और एक जगह वो डाइवर्सिटी में खून खराबा हो गया, ठीक है। तो हमने देखा कि दोनों ही केस में पावर शेयरिंग एक क्रूशियल फैक्टर रहा कि एक जगह पावर शेयर की गई थी, एक जगह पावर शेयर नहीं की गई थी, और उसी के चलते हमें ये सारी चीजें देखने को मिली, ठीक है। उसी के चलते हमें ये सारी चीजें देखने को मिली। तो अब हमने ये भी सीख लिया पिछले मतलब अभी जस्ट 2 स्लाइड पहले हमने क्या सीख लिया? हमने ये सीख लिया कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो उसके पीछे मॉरल और प्रूडेंशियल रीजन था। समेट लिया सारा। अब आते हैं हम कहां पे? अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक पे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर किस किस तरह से शेयर की जाती है, ठीक है। पावर शेयरिंग जरूरी है सर, समझ में आ गया, लेकिन किस किस तरह से पावर को शेयर किया जा सकता है वो हम यहां से इस टॉपिक में समझेंगे अब। हाँ, तो देखो पावर शेयरिंग एंड द आइडिया एसोसिएटेड विद। तो पावर शेयर करना ऐसा नहीं बस रात में सोए थे सुबह उठे अरे पावर शेयर करते हैं चलो, ठीक है। वो आइडिया इवॉल्व कैसे हुआ, पावर शेयरिंग का आइडिया जो है वो इवॉल्व कैसे हुआ, उससे क्या जुड़ी हुई बातें हैं। तो यहां पे समझना कि ऑल मतलब इनिशियली अगर हम बात करें ना तो ऐसे डिवाइड कर दो, मतलब वो ऐसा नहीं आता है कि पास्ट प्रेजेंट, तो वो वाली केस है यहां पे कि अगर पास्ट में अगर आप देखोगे तो इनिशियली ऑल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और वन ग्रुप, ठीक है। तो इनिशियली ये कंसीडर किया जाता था, ठीक है, प्राचीन काल में, या फिर कह लो कि जैसे आप राजा वगैरह जब हुआ करते थे तब आपने क्या देखा था? तब ऐसा सिस्टम चलता था कि यार एक आदमी के पास पूरी पावर, वही डिसीजन लेता रहे, वही सब कुछ करता रहे, हम तो आराम से बढ़िया वो जैसा बोलेंगे वैसा कर लेंगे, ठीक है। तो इनिशियली व्हाट वाज द सिचुएशन? ऑल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और वन ग्रुप, ऐसा माना जाता था। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए माना जाता था कि एक इंसान के पास पावर रहेगी तो वो क्या करेगा? फटाफट डिसीजन ले पाएगा। एक इंसान के पास पावर रहेगी तो वो अपनी विवेक के हिसाब से, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, टोकने वाला नहीं होगा, काम फटाफट होगा, ठीक है। तो पहले ऐसा माना जाता था। फिर क्या होता है लेकिन जब डेमोक्रेसी इमर्ज होती है तो ऐसे कि कलश में से निकल के नहीं आती है। कैसे? जब सोसाइटीज थोड़ा थोड़ा ग्रो करती है, सोसाइटीज में जब थिंकर्स आते हैं, जब इक्वालिटी फ्रीडम की बात होती है, जब ये बात होती है कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट होना चाहिए, ठीक है, लोग ये तय करें कि उन्हें कौन गवर्न करने वाला, उनके लिए निर्णय कौन लेने वाला है। जब डेमोक्रेसी इमर्ज होती है, जैसे यूएसए फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, यूएसए का इंडिपेंडेंस, फ्रेंच का रेवोल्यूशन, ठीक है, ये सारी चीजें जब होती है, डेमोक्रेसी जब इमर्ज होती है, तब लोगों को ये समझ में आता है कि पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। जो भी सब कुछ होना है वो जनता से ही निकल के आना है, ठीक है, जनता से ही निकल के आना है। तो जो भी जनता है, ठीक है, तो एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। जब पूरा पावर ही, सोर्स ऑफ पावर कौन है? पीपल है, तो पीपल मस्ट हैव द वॉइस, पीपल मस्ट हैव द वॉइस। और इसी के चलते क्या है? इसी के चलते देयरफॉर पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। उसी के चलते ये कंसीडर किया गया कि पावर इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट की जाना चाहिए। पावर एक इंसान के पास अगर कंसंट्रेट कर दोगे तो वो क्या होगा? वो इस नोशन को फुलफिल नहीं करेगा। बात समझ में आई? देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाई पावर शेयरिंग वाज कंसीडर्ड एज एसेंशियल विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। एक क्वेश्चन आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, क्या कि आप ये क्वेश्चन जरूर लिख के देखना। क्या होता है सोशल साइंस में एक दिक्कत आती है, पहला दिन जो है, अभी जैसे आप क्लास 10th में आप पढ़ना चालू कर रहे हैं, आपका पहला चैप्टर है, आई कैन गारंटी यू अगर आप इस फॉर्मूला पे काम करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए सीना ठोक कर कह सकता हूं कि आपको इस प्रॉब्लम पे दिक्कत नहीं आएगी कि सर समझ सब आ गया लेकिन लिखते नहीं आ रहा है। और ये आती है ना दिक्कत, तो इसका एकमात्र समाधान ये है कि आप सभी रोज आंसर जरूर लिखा करो। एक क्वेश्चन जैसे मैंने आपको दिया, क्या दिया कि व्हाई पावर शेयरिंग इज द बेसिक एसेंस, या फिर व्हाई पावर शेयरिंग बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी, तब आपको एक आंसर लिखना होगा, ठीक है। तो आपको हर कंटेक्स्ट में
हर सवाल पे, हर टॉपिक पे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, जब आप टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ते हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ मुझे आंसर लिखते आएगा। ठीक है, वही चीज है यहां पे। तो ये समझ में आया कि पावर शेयरिंग एंड आइडियाज एसोसिएटेड विद, तो इनिशियली पावर शेयरिंग को कंसीडर नहीं किया जाता था, माना जाता था कि सारी पावर एक इंसान के हाथ में दे दी जाए। लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी से लोगों के पास में पावर आई, तो जब लोगों के पास में पावर आई तो ये बात की गई कि लोगों को पावर कैसे दोगे, तो अलग अलग सेक्शन के बीच में पावर को शेयर कर दिया जाए। ठीक है, अब सवाल यहां पे ये बनता है कि इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग जो है अलग अलग तरह से की जाती है। ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग जो है वो अलग अलग तरह से की जाती है। तो क्या क्या अलग तरीके हैं जिससे पावर को शेयर किया जाता है मॉडर्न डेमोक्रेसी में? व्हाट आर द डिफरेंट वेज, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग? तो 1 2 3 4 तरह के फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को बताया गया है। तो आप एक इंट्रो देख सकते हैं, क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो आप ये एक इंट्रो देंगे कि विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग वाज कंसीडर्ड एसेंशियल, और वो 4 पॉइंट जो है वो आपको यहां लिखना रहेंगे। पहला पॉइंट कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर को शेयर किया जाता है। ऑर्गन्स में क्या आ जाएंगे? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल ब्रांचेस। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव यहां पे 3 का टी कैपिटल होगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में क्या आ जाएगा कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए, क्लास 9 सिविक्स, क्लास 9 सिविक्स को याद करो। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आपने क्या देखा था? वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में आपने देखा था कि एग्जीक्यूटिव होते हैं जो लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए। लेजिस्लेचर होता है मतलब लोकसभा, राज्यसभा जो लॉ बनाते हैं। जुडिशरी में आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को देखते हैं, जो ये देखते हैं कि कहीं क्या है, कहीं लॉज गलत ना बन रहा है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में ना लॉ बन जाए। ठीक है, तो इस तरह से सबके पास में अपनी अपनी पावर है। तो ये क्या हो गई, सबको आपने अलग अलग कंटेक्स्ट में पावर देके रखी है, मतलब यू हैव शेयर्ड द पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है? व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर करना। ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्यों हॉरिजॉन्टल? देखो, तो ऐसे सभी ऑर्गन एक ही लेवल पे हैं, सभी ऑर्गन जो है बराबर बराबर क्या है, स्तर पे है, और एक ही स्तर पे जब आप पावर को हॉरिजॉन्टली शेयर कर देते हो, ऐसे हॉरिजॉन्टली शेयर कर देते हो, तो ये क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, आंसर लिखने में आ जाता है कभी कभी कि हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। एक तो बड़ा क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको, नैरो डाउन करके एक छोटा क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जब डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर किया जाता है उसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो होता है तो वो क्या होता है? ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में आपको क्या देखने को मिलता है कि सच सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ठीक है, सारे ऑर्गन के बीच में पावर है ना, तो कोई एक ऑर्गन अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं करता है। ठीक है, ये आपने पावर ऐसे शेयर कर दी हॉरिजॉन्टल लेवल पे। फाइन, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। जब क्या कर रहे हैं, मान लो अगर एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव क्या करे, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे, तो जुडिशरी चेक कर सकती है, जुडिशरी चेक कर सकती है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी एक ऑर्गन अनलिमिटेड पावर का एक्सरसाइज नहीं करेगा, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक करता है, एंड दिस रिजल्ट्स इन द बैलेंस ऑफ पावर। इससे क्या रहता है? बैलेंस बना रहता है पावर का, पावर किसी एक के पास कंसंट्रेटेड नहीं रहती है। और जब पावर का क्या बना रहता है? बैलेंस बना रहता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? इस सिस्टम को कहेंगे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे होगा ये समझ में आया ना? क्योंकि क्या है, कोई भी एक ऑर्गन यूनिलैटरली पावर को एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, एक बैलेंस बना हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कहलाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये समझ में आया? ये हो गया। तो यहां पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी उनके बीच में पावर शेयर होती है, ये बताया गया। दूसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग समझ में आया। दूसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है, तो पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, पावर को आप क्या कर सकते हैं? अलग अलग लेवल पे जो गवर्नमेंट है, आपने अलग अलग ऑर्गन्स में कर दिया, अब अलग अलग लेवल्स पे बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल पावर शेयरिंग है। जैसे क्या होता है, जैसे एक हमारा प्यारा देश है, ठीक है, भारत, तो अब उसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये कंट्री है पूरा। अब एक कंट्री है, कंट्री में अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स जो है, तो अलग अलग स्टेट्स में आपको क्या देखने को मिलते हैं? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये सेंट्रल लेवल हो गया, ये स्टेट लेवल हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पावर को आपको अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में भी शेयर करना पड़ती है। स्टेट गवर्नमेंट के अपने अधिकार होते हैं, वो अपने एरिया ऑफ जुरिडिक्शन में काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एरिया में काम करती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपने एरिया में काम करती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उस तरह से क्या होता है, जब आप पावर को क्या करते हैं? वर्टिकली शेयर करते हो, इसे क्या कहा जाएगा? वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहा जाएगा। व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहलाएगा। इसे आप क्या कहते हैं? फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। ये फेडरल फॉर्म ऑफ
पावर शेयरिंग कहलाएगा, ये फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहलाएगा, ठीक है। तो इन अ फेडरल गवर्नमेंट पावर इज शेयर्ड बिटवीन जनरल गवर्नमेंट्स फॉर द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, ठीक है। तो पावर शेयरिंग में क्या हो रहा है, पावर शेयरिंग में आपको क्लियरली विजिबल है कि यहां पे आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो फेडरल यूनिट है, फेडरल यूनिट मतलब स्टेट्स वगैरह, तो यहां पे आप पावर को इन अ फेडरल गवर्नमेंट पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट जनरल गवर्नमेंट्स फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। तो प्रोविंशियल मतलब स्टेट हो गया, ठीक है। लोकल मतलब क्या हो जाता है, जो कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वगैरह। तो अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाने जा सकती है, जैसे कहीं कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट हमारे देश में हम कहते हैं, कहीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं। बाकी कुल मिला के सार जो है वो सार क्या है कि जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहलाता है, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और इसी को हम क्या कहते हैं, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। और यही नहीं, ठीक है, यही नहीं मतलब क्या है कि यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर 2 जो हम पढ़ेंगे ना सिविक्स का, चैप्टर 2 फेडरलिज्म, तब आपको और डिटेल में इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये टॉपिक है ना, ऐसे चिमटी काट लो अपने आपको, चिमटी काट लो, क्यों, क्योंकि वो हमें ध्यान रहता है। कैसा ध्यान रहता है कि हाँ सर ने कुछ बताया था। जब चैप्टर 2 पढ़ोगे आप सिविक्स का, तब आपको यही सारी चीजें पढ़ना होगी। समझ में आया? तो दिस इज द स्टोरी। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, ठीक है, पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स क्या है? सोशल ग्रुप से क्या समझ में आता है कि सोशल साइंस पढ़ने के लिए जो क्लास के अलग अलग ग्रुप बनते हैं ना, कि क्या है, पिंटू चिंटू मिंटू का एक ग्रुप बन गया, ठीक है, डिंकी चिंकी का एक अलग ग्रुप बन गया, तो ये सोशल ग्रुप्स नहीं। सोशल ग्रुप का मतलब यहां पे कि सामाजिक ग्रुप जो है, सोशल की क्लास वाला नहीं, यहां पे सामाजिक अलग अलग सामाजिक ग्रुप्स की बात की जा रही है। कैसे? जैसे आप देखेंगे कि अलग अलग रिलीजन के बेसिस पे ग्रुप हो सकते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे ग्रुप हो सकते हैं। जैसे आपने बेल्जियम के केस में क्या देखा, डच लैंग्वेज स्पीकिंग एक ग्रुप था, एक फ्रेंच लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप था, ठीक है, एक जर्मन लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप था। तो अब जब आप इन्हें पावर देते हो ना, तो वो क्या कहलाता है, वो तीसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। देखो बुक में आपको 4 ही दिए हैं, अगर आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है तो आप बताना कमेंट सेक्शन में कि और कैसे आपको पावर शेयरिंग अरेंजमेंट देखने को मिलता है कि पावर, हाँ सर ऐसे भी तो पावर शेयर की जाती है, ठीक है। तो थर्ड क्या हो गया कि अलग अलग सोशल ग्रुप which can be based on the basis of language, religion, culture, anything, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, आप जैसे देखेंगे कि फॉर एग्जांपल क्या है, रिलीजन के बेसिस पे आप देखोगे तो हमारी कंट्री में जो माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स हैं, तो हमने क्या किया, जैसे जैन्स हो गए, मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, तो उन्हें माइनॉरिटी स्टेटस देके उनके बीच में उन्हें पावर दी है क्या, कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चला सकते हैं। तो जैसे मदरसा चलता है, बहुत सारे मिशनरी स्कूल्स चलते हैं, आया समझ में? तो वैसे ही क्या है कि व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स and these social groups can be based on religion and language, this type of power sharing arrangement is known as third type of power sharing arrangement, जहां पे आप अलग अलग सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर कर रहे हैं। इसका एग्जांपल आप कम्युनिटी गवर्नमेंट लिख सकते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट, ठीक है। इस अरेंजमेंट का एक बेहतरीन एग्जांपल कम्युनिटी गवर्नमेंट का था। क्या हुआ था कम्युनिटी गवर्नमेंट में बेल्जियम के केस में, एग्जांपल को रिकॉल करो, अभी पढ़ा है क्या, कि आपने वहां देखा था ना कि लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप जो है, तो डच को उन्होंने पावर दे दी कि आप अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाओ, अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर कह सकते हैं, ठीक है, अपने ट्रेडिशन से जुड़े हुए लॉज आप खुद बनाना, ठीक है, अपने एजुकेशन से जुड़े हुए लॉज खुद बनाना, डच को दे दिया। तो आप अलग अलग सोशल ग्रुप्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह की पावर देके उन्हें छोड़ दे रहे हैं कि हाँ उनके पास पावर है, वो अपने कह सकते हैं अपने सामाजिक मुद्दों को अपने हिसाब से निपटा सकें। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में सोशल ग्रुप्स क्या होगा, जो आपको एग्जांपल दिया कि माइनॉरिटीज को हमने क्या कर दिया है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाने का राइट्स दे दिए, उन्हें हमने वो पावर दे दी है, ठीक। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स वेयर बाय सोशली एंड वीकर सेक्शंस एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो क्या है ना कि जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो आप सिंपल चारों के नाम लिख के एक्सप्लेन कर दोगे, लेकिन अगर नैरो डाउन करके पूछ लिया कि हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो आप बताएंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर को जब शेयर किया जाता है तो उसे वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहा जाता है। उसको आप फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं, जहां पे प्रोविंशियल, स्टेट और रीजनल लेवल पे आप क्या कर रहे हैं, पावर को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक समझाने को भी आ सकता है। अगर मान लो ये स्पेसिफिक समझाने को आ गया कि हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो सोशल ग्रुप जो कि लैंग्वेज रीजन के बेसिस पे हो सकते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट एक एग्जांपल है। कुछ कंट्रीज में जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, कुछ कंट्रीज में ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसके चलते क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट ऐसा बनाया जाता है कि जैसे वीकर सेक्शन हो गए, विमेन हो गए, उन्हें क्या दिया जाए, उन्हें पावर दी जाए या फिर पावर शेयरिंग प्रोसेस में उन्हें इंक्लूड किया जाए, ठीक है। कैसे इंक्लूड किया जाता है, तो उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रिजर्व करना विमेन के लिए, विमेन क्या है, जेंडर के बेसिस पे एक सोशल ग्रुप हो गया, तो विमेन को पावर दे रहे हो आप, मतलब क्या है, यू आर शेयरिंग द पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स।
तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व करना, माइनॉरिटीज के लिए सीट्स रिजर्व करना, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें, ये सारे एग्जांपल्स जो हैं, एग्जाम्पल किस चीज के हैं, हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के एग्जाम्पल है। और ये सोशल ग्रुप्स के बीच में, माइनॉरिटीज के बीच में, या फिर कह सकते हैं माइनॉरिटीज हो गया, वीकर सेक्शन हो गया, इन्हें पावर शेयर करने का एडवांटेज क्या है, इन्हें पावर शेयर करने का एडवांटेज है क्योंकि माइनॉरिटीज हैं, वीकर सेक्शन है, उनके पास पावर नहीं रहेगी ना, तो उन्हें तो ऐसा लगेगा कि यार हम क्यों रह रहे हैं इस देश में, ठीक है, हम तो क्या हो गए, हम बेसहारा हो गए। तो वो बेसहारा महसूस ना करें, वो एम्पावर्ड महसूस करें, इसके लिए क्या किया जाता है कि वीकर सेक्शन हो गया, माइनॉरिटीज हो गया, अलग अलग लैंग्वेज, रिलीजन के बेसिस पर जो सोशल ग्रुप्स हो गए, उनके बीच में पावर को शेयर किया जाता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ शेयरिंग पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, एक बहुत नैरो डाउन करके अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ शेयरिंग पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स who otherwise would feel alienated from the government, ठीक है। तो जो अलग अलग डाइवर्स सोशल ग्रुप है, जो अपने आप को अगर उन्हें पावर नहीं दी जाए तो उन्हें शायद एलिनेटेड फील हो सकता है, तो वो एलिनेटेड फील ना करें, इस चीज के लिए उन्हें क्या किया जाता है, इस चीज के लिए उन्हें पावर शेयर कर दी जाती है। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। समझ में आया, माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को एक फेयर शेयर मिल जाए पावर में, वो भी ये फील करे कि हाँ वी आर ऑल्सो एम्पावर्ड, इसके लिए पावर शेयर की जाती है अमंग सोशल ग्रुप्स, ठीक है। चौथा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है, लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है वो कौन सा है, लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग ये है कि पावर कैन बी शेयर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज को आप जानते हैं, प्रेशर ग्रुप्स को कैसे जानते हैं कि जो धक्का लगा के लाते हैं, नहीं, प्रेशर ग्रुप्स मतलब क्या है कि अलग अलग सेक्शंस जो है ना, अलग अलग सेक्शंस, फॉर एग्जांपल जैसे फार्मर्स हैं, सारे फार्मर्स एक साथ आए, फार्म लॉज जो था उन्हें गलत लग रहा था, उन्होंने सारे फार्मर्स ने एक साथ आके फार्म लॉज के अगेंस्ट में क्या किया, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया कि हटा लो ये लॉज, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से जैसे आप देखोगे तो इस तरह से आपको समझ में आया कि हाँ यार, ये फार्मर्स का एक जो ग्रुप था, एक प्रेशर ग्रुप था। इंडस्ट्रियलिस्ट एक साथ आते हैं सारे, वो क्या करते हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि नहीं आप टैक्स के ऊपर तो ऐसा प्रोविजन लाओ, ऐसे लॉज लाओ, तो वो क्या कर रहे हैं, सरकार अपना लॉ वैसा बनाती है। तो अब क्या है कि यहां पे जो अलग अलग प्रेशर ग्रुप हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, ये भी एक एग्जांपल है कि हाउ पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स, अमंग डिफरेंट मूवमेंट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। मैं समझाता हूं आपको कैसे कि डेमोक्रेसी में जैसे आप पॉलिटिकल पार्टीज जो रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन रहता है, ठीक है। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, मान लो कोई एक भी पॉलिटिकल पार्टी अगर क्या है जीत नहीं पा रही है, तो 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आती है, पावर को शेयर करती है और कोलिजन गवर्नमेंट बनाती है। ध्यान आया, गठबंधन की सरकार, व्हेन अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट एबल टू सिक्योर मेजोरिटी, तो क्या होता है, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आती है, पावर को शेयर करती है। तो व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, समझ में आया कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी आपको पावर शेयर होते देखने को मिलेगी। तो ये कंपटीशन क्या करता है, इंश्योर ये करता है कि पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। और कभी कभी क्या होता है कि किसी के हाथ नहीं लगती है, तब क्या होता है, तब पावर शेयरिंग अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो अलग अलग आइडियोलॉजीज, अलग अलग सोशल ग्रुप्स को दर्शा रही होती है, वो एक साथ पावर शेयर करती है, कोलिजन बनाती है। एग्जांपल कोलिजन गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ प्रेशर ग्रुप की बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह है, वो एक साथ आते हैं, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को प्रेशराइज करते हैं। तो वो क्या हो गया, आपको वो देखने को मिल रहा है कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स। मूवमेंट्स, फॉर एग्जांपल क्या, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मूवमेंट चलाया गया, ठीक है। वो मूवमेंट के पास पावर थी कि उसने क्या कर दिया, सरकार को ये बोला कि ट्राइब्स के बारे में सोचा जाए, नहीं तो वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers who come together to have a share of power so that they can look for their welfare, so that they can look for their section। तो इस तरह से पावर जो है, चौथा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और उसी के साथ साथ मूवमेंट्स में भी शेयर किया जाता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो जरा, मैंने आपको सारे टॉपिक बता दिए, पूरा चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया एक बार। लेकिन जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है ना, मेरी दिल की इच्छा है कि एक बार रिकॉल करवा दूं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयर करना पहले जरूरी नहीं समझा जाता था, लेकिन विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी पावर को शेयर किया गया। 4 तरह के पावर शेयरिंग है। पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में आपको कैसे पावर शेयर होते देखने को मिलती है, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी के बीच में। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, चेक्स एंड बैलेंस बने हुए रहते हैं। दूसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहलाता है, जहां आप डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर कर रहे हैं, जिसे फेडरल फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को यह दर्शाता है। तीसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में। इसका एग्जांपल हमने कहां देखा, कम्युनिटी गवर्नमेंट में, जहां माइनॉरिटीज को शेयर मिलता है, वो भी एक एग्जांपल है कि आप सोशल ग्रुप्स के साथ पावर शेयर कर रहे हैं। रिजर्वेशन देना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रिजर्व कर देना,
और ये एडवांटेजेस इसलिए ताकि वो फेयर शेयर को महसूस कर पाए, वो एलिनेटेड फील ना करे वीकर सेक्शन और माइनॉरिटीज। ठीक है, ये तीसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हो गया। चौथा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो यहां पे है आपके सामने, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे कोलिजन गवर्नमेंट एक एग्जांपल है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में पावर शेयर करके सरकार बनाती है। अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स को इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप में क्या डिफरेंस है कि इंटरेस्ट ग्रुप मतलब जो उस इंटरेस्ट को दर्शा रहे हैं, फार्मर्स है तो सभी फार्मर्स, एक फार्मर यहां का हो चाहे पंजाब का हो, सभी एक ही इंटरेस्ट को दर्शाते हैं, खेती को। तो ये सभी लोग जब सारे इंटरेस्ट ग्रुप के लोग साथ में आते हैं, प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, तो प्रेशर ग्रुप होते हैं, इनके साथ भी पावर शेयर की जाती है। दिस इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। और विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर चैप्टर। हमारा चैप्टर यहां पे होता है समाप्त। आई होप यू पीपल आर स्माइलिंग। आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया, यू पीपल एंजॉयड इट। क्लियर है सारी चीजें? अब मेरी बात सुनो, ये आपने चैप्टर पढ़ा, ठीक है, यहां पे आपको मैं बहुत सारी चीजें और बताता हूं। चैप्टर आपने पढ़ लिया, रिवीजन आपको करते रहना है। इसके साथ साथ अनअकैडमी ऐप पर आपको बहुत सारे जो फीचर्स मिलते हैं, जो स्टार्टिंग में बताया, उसी के साथ साथ में क्या होते हैं, उसी के साथ साथ में अनअकैडमी पे और भी फीचर्स है। अब आप अनअकैडमी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जी हां, अनअकैडमी स्टोर्स जो हैं, तो जैसे 13 मार्च पे आपको कहां देखने को मिलेगा कि दिल्ली में अनअकैडमी स्टोर खुला है। तो प्लीज डू विजिट अनअकैडमी स्टोर एंड एक्सपीरियंस अनअकैडमी। ठीक है, एक्सपीरियंस अनअकैडमी। यहां पे आपको आपके फेवरेट एजुकेटर्स भी मिल सकते हैं। जी हाँ, आप उनसे मिल सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो जो ऑनलाइन का एक बैरियर है ना, वो यहाँ टूट रहा है। वी कैन कनेक्ट ऑफलाइन। ठीक है, तो प्लीज डू विजिट अनअकैडमी स्टोर। साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि आपको अगर और पर्सनलाइज्ड लर्निंग चाहिए, टाइम टेबल में बंद के सिलेबस कंप्लीट करना होता है, टेस्ट लेना होता है, कह सकते हैं ना, एक सिस्टमैटिक डाउट सॉल्विंग हो गया, या फिर कह सकते हैं और कह सकते हैं रेगुलर क्लासेस, टाइम टेबल बेस्ड, वो क्लासरूम टाइप लुक एंड फील वाली क्लासेस चाहिए रहती है। तो आप अनअकैडमी अपनी प्रिपरेशन को जैसे आपको और बेहतर करना है, तो आप अनअकैडमी प्लस जो है पर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। मैंने अभी एक बैच लाया हूं, किक स्टार्ट टर्म 1, जहां पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 7 से 8 रेगुलर क्लासेस रहती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। और टर्म 1 का जो हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि हाँ ये चैप्टर्स आने वाले हैं, वो सारा सिलेबस में कंप्लीट करवा रहा हूं। तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लस। ठीक है, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। ठीक है, एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट इंस्टेंटली। ठीक है, और भी ऐसे बैचेस बहुत सारे आते रहते हैं अलग अलग एजुकेटर्स के। फाइन, आपको अगर ये देखना है कि अनअकैडमी प्लस पर कैसी क्लासेस होती हैं, ठीक है, वो एक्सपीरियंस करना है, तो वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं फॉर फ्री। कैसे? फ्री स्पेशल क्लासेस होती है। इन स्पेशल क्लासेस के बारे में आपको अपडेट दे देते हैं हम कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू। मैं आपको बता देता हूं कि हाँ आज इस टॉपिक पर स्पेशल क्लास है, तो वो स्पेशल क्लास के थ्रू आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अनअकैडमी प्लस पर किस तरह से क्लासेस होती है। वो जो लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस की बात की जाती है, जहां आप हाथ उठा सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो पोल्स होते हैं, डाउट सॉल्विंग सेक्शन होता है, डाउट बॉक्स होता है जहां पे आप लिख के अपने आंसर्स पहुंचा सकते हैं, क्वेश्चन पहुंचा सकते हैं। तो इस चीज को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं फ्री स्पेशल क्लासेस में, जो होती है रेगुलर बेसिस पर। फाइन, और आप जैसे अगर सोच रहे हैं अनअकैडमी प्लस में एनरोल करने का, तो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आइकॉनिक का ले सकते हैं, व्हाटएवर सूट्स यू। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, ये सारी चीजें दी जाती है। ठीक है, प्लस में आप सारे कोर्सेज में एक्सेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस रहती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट वगैरह, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलते हैं। दोनों की अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो ठीक है, जैसे क्या होता है कि अगर आप लंबे समय के लिए लेते हैं सब्सक्रिप्शन, तो वो आपको उतना सस्ता बैठेगा। जैसे 48 मंथ्स के लिए लेते हैं तो 833 रुपीज पर मंथ पड़ता है वो। फाइन, व्हाटएवर सूट्स यू बेस्ट। जैसे जितना बड़ा सब्सक्रिप्शन लोगे, बड़ा इन द सेंस जितने ज्यादा समय के लिए, उतना सस्ता बैठेगा। और जो भी सब्सक्रिप्शन लेते हो आप में आपको इसमें क्या करना रहता है, एजुकेटर का कोड इस्तेमाल करना रहता है, DIGRAJ दिगराज। फाइन, तो आपको इंस्टेंटली 10% डिस्काउंट करके ये प्राइसिंग पे चीजें मिल जाएगी। वो प्लस का था, ये आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन, जो कि प्लस की अपेक्षा थोड़ा सा कह सकते हैं प्राइस रेंज में अपवर्ड जाता है। कारण क्योंकि यहां पे आपको उतने एडेड बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, यू गेट प्रायोरिटी ओवर द प्लस लर्नर्स। फाइन, हियर इज द प्राइसिंग। तो और ये समय जो है सबसे बेहतरीन समय, क्यों? क्योंकि वेरी सून, ठीक है, वेरी सून प्राइसेस आर गोइंग टू राइज। ठीक है, तो प्राइस राइज कमिंग सून। तो जो ओल्ड प्राइसेस हैं अभी, वो बढ़ के न्यू प्राइसेस यहां आ जाएंगी। तो इफ यू आर प्लानिंग, तो आपको सब्सक्रिप्शन अभी ले लेना चाहिए, और सब्सक्रिप्शन लेते से ही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। समझ में आया? सो दिस वाज द स्टोरी। और सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो तो एक और अच्छी चीज बताता हूं मैं कि आप क्या कर सकते हो। जो स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट में अपीयर करो, रैंक ले आओ, तो 100% स्कॉलरशिप है कि फ्री में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, हर संडे जो है 11 बजे अलग अलग क्लासेस के लिए 9, 10
सभी क्लासेस के लिए क्या होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, तो उनमें जरूर अपीयर करना है स्कॉलरशिप टेस्ट में, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी ये बग बाउंटीज के बारे में। अगर आपको कहीं पे भी कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगा हो तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, ढेरों एक्साइटिंग प्राइसेस जीत सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है पावर शेयरिंग का वो यहां पर कंप्लीट होता है। आई गेस यू पीपल एंजॉयड इट, फाइन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मजा आया होगा। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, आगे इसी तरह से और चैप्टर्स में मिलते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।